अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। तमाम देखने वालों को सिटी एट10 में खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ीनत सरफराज और तमाम देखने वालों को जुमा की ढेरों ढेर मुबारकबाद। जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं, मुझे मेरी पूरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखें और जुमा के दिन गैर ज़रूरी बातों से इज्तनाब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक का विर्द करें और जो है वो अपनी ज़िंदगी में अगर आप आसानियाँ चाहते हैं तो उसकी सिर्फ एक ही कुंजी है, एक ही की है कि आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। जो आप दूसरों के लिए बोते हैं वही आप खुद की ज़ात के लिए भी जो है वो आपको रिटर्न होकर मिलता है। तो दूसरों के लिए जितनी ज़्यादा आसानियाँ पैदा करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात आपके लिए उतनी ज़्यादा आसानियाँ पैदा करेगी और जितनी भी ज़्यादा मुश्किलात हैं, परेशानियाँ हैं, उसमें शुक्र का जो फैक्टर है वो कभी आपको जो है वो अपने हाथ से उसका दामन नहीं छोड़ना है। हमेशा सब्र से, शुक्र से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें और ज़िंदगी के मकसद जो है उसे ज़रूर उसका तयन करें ताकि आप जब भी माइलस्टोन सेट करते हैं तो उसके बाद आपके लिए जो है मनाजिल को तय करना आसान हो जाता है। इसी दुआ के साथ कि आपके चेहरों की मुस्कुराहट बरकरार रहे, अपनी ज़िंदगी में आप कामयाब रहें। आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि आज फैसलाबाद का वेदर क्या कह रहा है और वेदर अपडेट्स के लिए हमें चलना पड़ेगा हमारे स्पेशल सेगमेंट टुडेज वेदर की जानिब। गर्मी की शिद्दत में दिन ब दिन जो है वो इजाफा होता चला जा रहा है। शहर फैसलाबाद के वेदर पर अगर हम नज़र डालें तो ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 46 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 33 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। गर्मी जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। सूरज जो है पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है, पूरे जो है उसकी किरणें हम जो है वो देखते हैं कि पूरी और हमें चारों ओर दिखाई देती हैं। मामूलाते ज़िंदगी जो है वो चलते जा रहे हैं लेकिन हर कोई जो है वो थोड़ा सा इरिटेट भी दिखाई देता है, लेकिन आपने इरिटेट नहीं होना। मौसम है, मौसम की तब्दीली जो है वो कहीं ना कहीं यूनिवर्सल इस तरह से डिजाइन की गई है अल्लाह की तरफ से कि हमारे लिए जो है ये तब्दीलियां कहीं ना कहीं फायदेमंद ही साबित होती हैं। अगर मौसम हमेशा एक जैसा रहेगा तो हमें जो है वो डिफरेंट तरह के मौसमों के रंग दिखाई नहीं देंगे। बहुत सारे रंग जो है हमें देखने को मिलते हैं, चाहे वो फलों की सूरत में हो, चाहे वो मौसम के इर्द गिर्द जो हम प्लांट्स देखते हैं उसकी सूरत में हो। किसी भी तरह के जो है वो तब्दीली जो है वो मस्बत ही होती है और हमारी इंसानी सेहत के लिए भी जो है वो बड़ी ज़रूरी होती है कि हम जो है वो मौसम की तब्दीली से जो है उसका शुक्र अदा करें, क्योंकि ये भी एक नेमत से कम नहीं है। लेकिन इसमें कुछ एहतियाती तदबीर है जिसको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने सर को और अपने चेहरे को अच्छे से ढांपे, पानी का मुनासिब इस्तेमाल करें, खाने पीने का इस्तेमाल करें, हेलमेट का इस्तेमाल करें। उससे तो एक तो ट्रैफिक अवेयर इनकी पासदारी होगी और साथ ही साथ जो है वो आप इसके साथ ही जो है आप गर्मी की शिद्दत से भी बच सकते हैं। और हमारे रिपोर्टर हैं साद, आज उनकी बर्थडे भी है। अब मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे साद। अल्लाह ताला आपके लिए बहुत सारी आसानियां पैदा करे। हमारी तरफ से पूरे जो है हमारी टीम की जानिब से आपको जो है सालगिरह की ढेरों ढेर मुबारकबाद। इनके बर्थडे के हवाले से हमारे पास एक वीडियो भी है, चलिए देखते हैं। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे साद। अल्लाह ताला आपके लिए बहुत सारी आसानियां पैदा करे, आज का दिन जो है आपके लिए बहुत ज्यादा खास हो जाए, क्योंकि खुशियां जो है वो बांटने से बढ़ती हैं। जब भी सेलिब्रेशन होती है उसमें अपने दोस्त अहबाब को, अपने रिश्तेदारों को जो है वो ज़रूर उसमें शामिल किया करें, क्योंकि कुछ ऐसे पल होते हैं जब हम अपनी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा मसरूफ़ हो जाते हैं कि सबके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब भी कोई भी इस तरह की सेलिब्रेशन आती है तो अपने प्यारों को, अपनी फैमिली को ज़रूर उसमें शामिल किया करें और अल्लाह करे कि आपका आज का दिन जो है वो बहुत अच्छा, बहुत खुशगवार हो और इसी तरह से पूरा साल और आने वाली ज़िंदगी का हर साल जो है आपके लिए ढेरों ढेर खुशियाँ और कामयाबियाँ लेकर आए, आमीन। और पाकिस्तान की कामयाबी की बात करें तो हमने हमेशा से जो है वो कोशिश की है कि हम इस तरह के टॉपिक्स लेकर आएँ जिससे ज़्यादा अवेयरनेस भी हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हमारी पब्लिक के हैं, हमारे, क्योंकि हम सब जो है वो शहरी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, हमारे मसाइल एक जैसे हैं, उनका हल हो सके। माली साल के बजट के हवाले से हमने जो है वो बड़ी डिटेल हमारी गुफ्तगू रही है। पहले वफाकी बजट पेश किया गया और अब कल जुमेरात के रोज़ जो है वो सूबाई बजट को पेश कर दिया गया है और तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि टैक्स फ्री बजट जो है वो पेश किया गया है। पंजाब असम्बली के 11वां इजलास था जिसमें ये बजट पेश किया गया है और टैक्स फ्री बजट है और साथ ही साथ जो है वो पहले से जो मौजूद टैक्सेस हैं उसमें किसी भी तरह का इजाफा नहीं किया गया। 77 इनिशिएटिव्स लिए गए वज़ीर आला पंजाब की जानिब से और कितनी इसमें नवीद है, ये कितना अवाम दोस्त बजट रहा है, क्योंकि इसमें जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में जो है वो 15 से 20% इजाफा किया गया है। पेंशन में भी जो है वो 15% तक का इजाफा हुआ है। मजीद किस तरह के इसमें क्लॉजेज शामिल थे, इसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है हमारे सीनियर रिपोर्टर शराज भट्ट और सीनियर रिपोर्टर अज़दार हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह। शराज, बजट जो है वो पेश कर दिया गया है। बहुत सारी क्यासराइयाँ की जा रही थी कि बहुत सारे टैक्सेस की भरमार होगी, बहुत सारी जो है वो महंगाई बढ़ जाएगी, लेकिन पहली बार हिस्ट्री में इस तरह से हुआ है कि जो है ये सरप्लस जो बजट है
है वो पेश किया गया है, किसी भी तरह का कोई टैक्सेस नहीं है इसमें जिसमें इजाफा किया गया है, बिल्कुल टैक्स फ्री बजट है। आप क्या समझ रहे हैं कि बजट कैसा रहा है और अब आने वाले दिनों में जो है वो आवाम के लिए क्या कोई रिलीफ होगा या किस तरह के क्लॉजेज जो है इसमें आप देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। अच्छा, बजट जो पेश किया गया वफाकी बजट से तो हमारे ट्रेडर्स, हमारे सनतकार और हमारे कारोबारी हजरात बहुत ज़्यादा मायूस दिखाई दिए, क्योंकि उसमें तो बात ही सिर्फ टैक्सेस की गई है। लेकिन थोड़ा सा कंपनसेट करने की कोशिश की गवर्नमेंट ने। जो सूबाई बजट पेश किया पंजाब का, उसमें पहला टैक्स फ्री बजट उसको क्लेम किया गया है कि वो टैक्स फ्री बजट है, और 77 इनिशिएटिव भी लिए गए हैं मरीम नवाज की जानिब से, और पंजाब के तरक्याती मंसूबों के लिए बहुत सारी रकम जो है मुख्तस की गई है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। जो चीज़ अच्छी है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन इस वक्त हमारे पंजाब में ख़ास तौर पर हमारे फैसलाबाद के अंदर जो हमारे ट्रेडर्स हैं, हमारे दुकानदार हैं, हमारे ताजिर हैं, जो शटर वाले ताजिर हैं, जो दुकानदार ताजिर हैं, वो इस वक्त तकरीबन 25 से ज़ायद महकमों को डील कर रहे हैं जी। जिसमें आपके कॉरपोरेशन भी है, जिसमें आपके TMA भी है, जिसमें आपके PHA भी है, जिसमें आपका इसके अलावा बहुत सारे ऐसे महकमे हैं जिनको माहाना और सालाना बुनियादों पर वो टैक्सेस अदा कर रहे हैं। और इनका मुतालबा ये था कि इस दफ़ा जो बजट पेश होगा कि उसमें वो टैक्सेस कम किए जाएं, या उनमें से कुछ महकमे कट डाउन कर दिए जाएं, या फिर एटलीस्ट ये कर दिया जाए जो बेयर मिनिमम है। बेयर मिनिमम ये है कि 1 विंडो कर दिया जाए, ठीक, यानी सारे टैक्सेस एक तरफ से हम लोग जमा करवा दें। ऐसा ना हो हम 2 नोटिस को भुगताते हैं, उसके बाद तीसरा नोटिस आ जाता है, उसको भुगताते हैं। हम दुकानदारी छोड़ के सिर्फ अपने कारोबार पे नोटिस भुगताने के लिए आते हैं, क्योंकि जो छोटा ताजिर होता है ना, उसके एम्प्लॉयज़ इतने नहीं होते कि वो एक ख़ास एम्प्लॉय सिर्फ नोटिस डील करने के लिए रख ले, जो उनके FBR के और PRA के मामला देखता रहे। तो वो छोटा दुकानदार होता है, उसने खुद जाके पेश होना होता है FBR में। अच्छा, FBR में फिर जाए तो उसको फिर चेयरमैन से टाइम लेना पड़ता है कि मुझे आपसे मुलाकात करनी है, मेरा नोटिस जो है मुझे गलत आ गया है, ये मेरा बनता नहीं था, ये मैं इसको डिजर्व नहीं करता था, मैंने तो पिछले दफा भी टैक्स दिया था। कोई ना कोई अबहाम होता है जो उसने डिस्कस करना होता है, तो उसके लिए उसको टाइम चाहिए होता है। तो ये आज के ट्रेडर के लिए आज का सबसे बड़ा मसला है कि वो 25 से ज़ायद महकमों को डील कर रहा है, और उसने सबसे बड़ी जो ख्वाहिश की थी कि बजट में इस दफ़ा कम से कम हुकूमत हमें 1 विंडो हमारे टैक्सेस कर दे, ताकि हम जितने भी टैक्सेस अदा कर रहे हैं वो एक जगह जाके हम टैक्स अदा करें, और वो जहां पर हम टैक्स जमा करवाएं वो इदारा फिर आगे से हमारे टैक्स को डिस्पर्स कर दे, और जिस महकमे को टैक्स अदा करना है हुकूमत के पास ये कंट्रोल है, हुकूमत के पास डेटा सारा मौजूद है, नादरा इज देयर, एवरीथिंग इज देयर, लेकिन हुकूमत ये कर नहीं रही है। और ये पंजाब हुकूमत अगर कर ले तो आप यकीन करें कि हमारा ट्रेडर जो है वो पुरसुकून होकर अपना कारोबार चला सकेगा, बिला तातुल अपना कारोबार चला सकेगा। और ये इनिशिएटिव लेना चाहिए था जो नहीं लिया गया, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक मुझे लगा है बजट का। अदरवाइज अगर बजट के वाले से बात करें तो बजट वॉज गुड। हाँ, एग्रीकल्चरल के लिए भी इतना कोई ख़ास सब्सिडी नहीं दी गई, जो ट्रैक्टर के ऊपर, और वो आपको लीज पर ट्रैक्टर दिए जाते थे, ज़राई आलात दिए जाते थे, उसके हवाले से मैं सोच रहा था जो हालात इस वक्त हो चुके हैं, जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हो चुकी हैं, जो डॉलर इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से मुआशी बदहाली जो है बढ़ती चली जा रही है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मैं ये समझ रहा था कि आने वाले दिनों में गवर्नमेंट कुछ ना कुछ अनाउंस ऐसा करेगी एग्रीकल्चरल के लिए, क्योंकि आपने देखा है कि इस दफा किसान भी बहुत ज्यादा, हाँ, वो बहुत किसान भी खुश नहीं है। तो अगले साल अगर आप चाहते थे कि किसान उसी क्रॉप के अंदर दोबारा इन्वेस्ट करे, तो फिर किसान को ज्यादा अच्छा उनके लिए होना चाहिए था, पैकेज उनके लिए, ताकि कुछ अच्छा रिलीफ होता। अजादार, आप कैसे देख रहे हैं इस बजट को? और जिस तरह से जैसे कि शराज ने मेंशन किया कि कुछ इसमें ड्रॉबैक्स हैं, अगर वो ड्रॉबैक्स नहीं रखे जाते तो मजीद इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता था? हेल्थ के हवाले से भी थोड़ा सा बताइए। अच्छा जिन्नत, फैसलाबाद में अगर सेहत की सहूलियात की बात की जाए तो मैं अक्सर का जिक्र करता हूँ कि फैसलाबाद में 2 शोबे सेहत के हवाले से आवाम को इलाज की सहूलियात फराहम कर रहे हैं। इसमें एक महकमा स्पेशलाइज हेल्थ केयर है, जिसके मातहत फैसलाबाद में इस वजह से 5 हॉस्पिटल जो है काम कर रहे हैं। प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर से बात की जाए तो 7 से 8 बड़े हॉस्पिटल काम कर रहे हैं। उसके अलावा 15 RSC, 17 RSC हैं, और इसके साथ साथ 168 बेसिक हेल्थ यूनिट हैं, 48 गवर्नमेंट की डिस्पेंसरी हैं, 54 के करीब जिला कौंसिल की डिस्पेंसरी हैं। ये तकरीबन 320 या 22 के करीब हमारे फैसलाबाद पूरे ज़िले में बनते हैं। इनकी तादाद इलाजगाहों की जो आवाम को इलाज की सहूलियात फराहम करे। अब इलाज आवाम को तभी फराहम हो सकता है जब हुकूमत की जानिब से इसका बजट
फराहम किया जाएगा, जिसमें अद्वियात शामिल हैं, मुलाजमीन की तनख्वाहें शामिल क्योंकि हैं। हमने गुज़िश्ता रोज़ भी देखा है कि बहुत सारे गुज़िश्ता दिनों में जो है वो अद्वियात की बड़ी शॉर्टेज रही है और बड़ी महंगी अद्वियात रही हैं, जिसकी वजह से जो है आवाम को सरकारी हॉस्पिटल्स में भी जाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। कादिर ख्वाह, देखें, अब जो बात हो रही थी, पहले बजट के ऊपर आते हैं, फिर इसके ऊपर बात करेंगे। हाँ। देखें, सिटी गवर्नमेंट की जो डिस्पेंसरियाँ थी, वहाँ पे डॉक्टरों की सीटें खत्म कर दी गई हैं जी। 36 गवर्नमेंट सिटी डिस्पेंसरी ऐसी थी जहाँ पे डॉक्टरों की सीटें तैनात थी, और 12 गवर्नमेंट सिटी की डिस्पेंसरी ऐसी थी जो कि MP MNA हजरात ने अपने इलाके में आवाम को इलाज की सहूलियात की फराहमी के हवाले से बनाई तो सही, मगर वहाँ पे अमला ना फराम कर सके। अब हुकूमत की जानिब से जब अमला वहाँ पे फराम ना किया गया और 36 गवर्नमेंट डिस्पेंसरी ऐसी थी जहाँ पे अमला काम कर रहा था, तो वहाँ से अमला निकाल कर उन 12 गवर्नमेंट सिटी डिस्पेंसरी जो कि इजाफी बनाई गई थी वहाँ पे मुंतकिल किया गया। तो जो पहले वाला निज़ाम था वो भी मुतासर हुआ, और जो 12 गवर्नमेंट सिटी की डिस्पेंसरियाँ नई बनाई गई थी तो वो भी सही तरीके से फाल नहीं बनाई सकी, और उसके ऊपर हुकूमत ने यह किया कि 36 गवर्नमेंट सिटी डिस्पेंसरियों से डॉक्टरों की सीटें खत्म कर दी हैं। जी। अब सूरत हाल यह है कि 48 गवर्नमेंट सिटी डिस्पेंसरियों को डिस्पेंसर चला रहे हैं, LHV चला रही हैं या LHS वगैरह चला रही हैं, जहाँ पे इलाका के इलाज की सहूलियात के लिए आ रहे हैं। अब ये जब मरीज को पता चलेगा कि इस इलाके में इस डिस्पेंसरी में डॉक्टर नहीं है, तो उसने उस डिस्पेंसरी में क्या करने जाना है? अच्छा, उसने डिस्पेंसरी में होती है नज़ला ज़ुकाम खांसी या बुखार की मेडिसिन। अब वो नज़ला ज़ुकाम खांसी की बुखार की मेडिसिन लेने के लिए वो अलाइड या अलाइड 2 या सिविल या मुख्तलिफ अस्पताल के विजिट करता है, तो वहाँ पे पहले से अक्सर का हम जिक्र करते हैं, पहले से पर्ची बनवाने के लिए लाइन में लगना पड़ेगा, फिर से चेकअप करवाने के लिए लाइन में लगना पड़ेगा, उसके बाद फिर से दवाई लेने के लिए लाइन में लगना पड़ेगा, और दवाई से क्या लेनी है? नज़ला ज़ुकाम खांसी बुखार, पैनाडोल सिरप टैब जो है ना। अभी जो बजट मुख्तस किया गया है बजट के वाले से फैसला बाद में बात के लिए, वो उसके बाद आपको क्या लगता है ये मसाइल हल हो सकेंगे? ये जितनी शॉर्टेज है ये दोबारा से रीस्टॉक हो सकेगी, तमाम चीजें जो है वो पहले से बेहतर। जो डिमांड की जाती है ना, वो पहले भेजते हैं, इंतजामिया भेजती है कि हमें इतना बजट चाहिए जी। हुकूमत से कट लगा देती है कि नहीं, हम आपको इतना बजट नहीं दे सकते, आप इसे दोबारा रिवाइज करके दें। वो दोबारा भेजते हैं, उसमें फिर कट लगा देते हैं, नहीं 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 अभी भी ज़्यादा है जी। अब वो अभी बजट के वाले से बात करता आ रहा हूँ, अलाइड अस्पताल 1 में बैठा हुआ था, वो कहता है कि हमने 3 दफ़ा बजट भेजा है और तीसरी दफ़ा जाके हुकूमत ने कहा कि चलें अब कुछ हम देखते हैं। अलाइड के वाले से बात की जाए तो पिछले साल 2023-24 में जो इसका बजट था वो तकरीबन 5 अरब रुपए के करीब था। अब सालाना बजट जिसकी डिमांड की गई है वो 7 अरब है। इसमें डॉक्टरों की तनख्वाहें और इस समय दीगर अमले की तनख्वाहें शामिल हैं, जनरल स्टोर की आइटम शामिल हैं, अद्वियात शामिल हैं। मेरे ख्याल में गालबन अलाइड अस्पताल 1 में अगर अद्वियात का से बात की जाए तो 80-82 करोड़ या 1 अरब के करीब तकरीबन अब बजट मेडिसिन का हो चुका होगा, क्योंकि इसे मॉडल फार्मेसी का नाम दिया गया है और 114 किस्म के अद्वियात यहाँ पे कहा जाता है कि मरीजों के लिए मौजूद हैं, मगर जब मरीज वहाँ पे जाते हैं तो ज़्यादातर बाहर प्राइवेट मेडिकल स्टोरों की जो है वो लिख के दी जाती है। इसी तरह प्राइमरी सेकेंडरी कल से बात की जाए तो इस सिलसिले में जो फैसलाबाद ज़िले महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से हुकूमत को जो बजट डिमांड की गई थी सिर्फ तरक्याती कामों के हवाले से, या जो हुकूमत ने बजट मुख्तस किया है वो फैसलाबाद में 367। मैं आपकी बात को यहीं से कंटिन्यू करूंगी और ब्रेक के बाद भी हम जानेंगे कि क्या जो पंजाब असेंबली में बजट पेश किया गया वो कितना आवाम दोस्त है और पंजाब की आवाम को उससे कितना ज्यादा रिलीफ मिलेगा, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और कल बरोज़ जुमेरात जो है वो हुकूमत पंजाब की जानिब से जो है पंजाब के लिए बजट पेश कर दिया गया है। वज़ीर ख़जाना ने बहुत सारे दावे किए हैं कि बहुत ज़्यादा महंगाई को मलूज़ खातिर रखते हुए जो है उसमें महंगाई को कंट्रोल करने के लिए वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने जो है वो पूरा बजट जो है वो तश्कील दिया है और इसमें बहुत ज़्यादा आवाम के लिए सहूलियात मौजूद हैं। तरक्याती प्रोजेक्ट्स के हवाले से भी जो है एक बड़ा जो है बजट जो है एक बड़ा जो फंड है उसे मुख्तस किया गया है। ये तमाम प्रोजेक्ट्स आने वाले दिनों में फैसलाबाद की आवाम के लिए और फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कितनी ज़्यादा सहूलियात जो है वो लेकर आते हैं, इसी के हवाले से मज़ीद बात करेंगे। शराज, जिस तरह से वज़ीर ख़जाना ने कहा कि मौजूदा जो उनके रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो 960 अरब रुपए है और बाकी का जो है वो सूबे से ही जनरेट करेंगे। आप क्या समझते हैं कि जो हदफ वो बता रहे हैं 960 अरब रुपए का, कि हम इतना जो है हदफ रख रहे हैं और इसी के इवज़ जो है वो बाकी सूबाई जितने भी ज़राए हैं उसको इस्तेमाल करते हुए हम अपने पंजाब से जो है वो रेवेन्यू जनरेट करेंगे, ऐसा पॉसिबल हो सकेगा? देखिए, हदफ जो सेट किए जाते हैं वो बहुत बेयरली अचीव होते हैं, लेकिन पिछली दफ़ा FBI ने अपने जो टैक्स हदफ रखे उन्होंने अचीव किए। उसकी रीज़न ये है कि उन्होंने टैक्सेशन में इजाफा किया, उन्होंने फाइलर और नॉन फाइलर के फ़र्क को बहुत ज़्यादा बढ़ाया।
इस दफ़ा तो इन्होंने इंतहाई उस फ़र्क को मज़ीद इंक्रीज़ कर दिया है। मेरा मौक़िफ़ ये है बीइंग अ बिज़नेस रिपोर्टर कि अगर आप फाइलर के ऊपर टैक्सेस बढ़ाते हैं तो नॉन फाइलर को सहूलत दें, ठीक है। ताकि अगर जो फाइलर नहीं है वो भी फाइलर बनना चाहे, उसकी ख्वाहिश हो गया, देखो उसको कितनी सहूलियात मिल रही हैं फाइलर को, तो मेरे ऊपर टैक्सेस मज़ीद बढ़ रहे हैं। यहाँ पे होता ये है कि सूबाई बजट हो वफाकी बजट हो, टैक्सेस अगर बढ़ाए जाते हैं तो इक्वली बढ़ाए जाते हैं। अगर सपोजिटली नॉन फाइलर का 20% टैक्स था और फाइलर का 10% था, नॉन फाइलर का 25 कर दिया गया और फाइलर का भी अगर 10% था तो उसको 11% कर दिया गया। वो ना किया जाए, मैं कहता हूँ उसमें कमी की जाए, ताकि जो नॉन फाइलर है वो देखे। और वो आज हालात ये हो चुके हैं कि जो नॉन फाइलर है वो फाइलर को देख के हंसता है कि देखो मैं फिर भी जब बचा हूँ, मैं टैक्सेस से बचा हूँ, हाँ। देखो तुम टैक्स देने के बावजूद फंसे हुए हो, गवर्नमेंट के टारगेट पे हो। और हमेशा जब भी गवर्नमेंट कोई स्ट्रेटेजी बनाती है तो नॉन फाइलर, आप पूरी दुनिया घूम के देख लें, पूरी दुनिया में फाइलर को बाकायदा एक एसेट तस्वर किया जाता है। जो फाइलर होता है और जो टैक्स पे करता है उसकी कदर इतनी ज़्यादा होती है, एयरपोर्ट पे उसकी कदर होती है, किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चले जाए उसको वहाँ पे कदर मिलती है, वो हॉस्पिटल में चल जाए उसको फील होता है कि यार ये अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं। हमारे यहाँ जितना आप फाइलर होंगे, जितना आप अपनी इनकम शो करेंगे, जितना आप टैक्स नेट में आएंगे, उतना आप मजीद फंसते जाते हैं। हाँ, तो मेरे ख्याल में ये नहीं होना चाहिए। और टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए भी जो है वो अगर हम तभी कर सकते हैं जबकि टैक्स पेयर को हम उस तरह से फैसिलिटेट कर सके, तभी हमारा टैक्स नेट बढ़ेगा। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, मैं ये नहीं कह रहा कि कोशिश नहीं हो रही, कोशिश हो रही है। आप देखें ना कि जो नॉन फाइलर की सिमें बंद करना शुरू कर दी, उनके गैस मीटर उतार दिए जाएंगे, उनके बिजली के कनेक्शन काट दिए जाएंगे, उनको बैरून मुल्क सफर नहीं करने दिया जाएगा। ये तमाम इकदाम कर रही है गवर्नमेंट नॉन फाइलर को मजीद कॉर्नर करने के लिए ताकि वो फाइलर बने। लेकिन मेरे ख्याल में इसके साथ साथ एक और कदम उठाने की जरूरत है, वो ये है कि फाइलर को सहूलियात दें। हाँ। आप देखें फिर नॉन फाइलर कितना फाइलर बनता है, ताकि वो अट्रैक्ट हो, उसको पता तो चले कि मैं अगर उस सफ में जाता हूं तो मुझे क्या उससे क्या सहूलत मिलेगी। ये तो बात हम कर रहे हैं फाइलर नॉन फाइलर की। अगर साथ ही हम बात करें, अगर हम अपने सैलरी पर्सन की बात करें अज़ादार, तो यहाँ पे ये भी देखा गया है कि जो सैलरी पर्सन के लिए जो है उनकी तनख्वाहों में इजाफे का कहा गया है और पेंशन भी बढ़ाने का कहा गया है। लेकिन बहुत सारे प्राइवेट मुलाजमीन का ये एतराज़ है कि उनके लिए मखसूस किसी तरह का कोई भी जो है उनकी तनख्वाहों को बढ़ाने के हवाले से कोई भी क्लॉज नहीं रखा गया। आप इस पे क्या कहेंगे? जब कोई भी सैलरी फिक्स की जाती है कि मजदूर को 32,000 रुपया सैलरी मिलेगी और अब 37,000 का काल्पनिक ऐलान कर दिया, लेकिन वो 32 पे कहाँ मिल रही है? वही मैं जिक्र करने लगा हूँ कि 32,000 का ऐलान कर दिया गया है। अब जो 32,000 रुपया सैलरी दे रहे हैं वो आपकी नज़रों में भी हैं, वो भट्ट साहब की नज़रों में भी हैं, वो हमारी नज़रों में भी है, वो सरकार की नज़रों पर भी हैं। अब जो 32,000 रुपया सैलरी हुकूमत ने फिक्स की है उसके मुताबिक जो मजदूर को सैलरी मिल गया वो 10,000, 12,000, 13,000 में अभी भी जो फैसलाबाद के मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों से बात की जाए तो वहाँ पे जो काम करने वाले जिन्हें अफराद को ठेका दिया गया है तो वहाँ पे जो प्राइवेट कंपनियाँ काम कर रही हैं तो उनके माथे जो वहाँ पे वर्कर काम कर रहे हैं उन्हें जो 8 घंटे की तनख्वाह दी जा रही है वो यही 17, 18,000, 12,000, 15,000 दी जा रही है और उन्हें 25-26,000 रुपये तनख्वाह दी जा रही है जो कि 12 घंटे की ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। अब है क्या इसमें? अब इसमें यह है कि इंतज़ामिया को भी पता है, जब इंतज़ामिया किसी चीज़ का ठेका देती है तो हुकूमत उसके मिसाल के तौर पे एक सिक्योरिटी गार्ड की जो तनख्वाह है या एक स्वीपर की जो सैलरी है, सरकार वो सिक्योरिटी गार्ड की बात की जाए तो तकरीबन कोई 44-46 रुपये दे रही है, 44 या 46,000 रुपये। हाँ जी। अच्छा, और इसी तरह अगर जो स्वीपर है उसकी भी तकरीबन इतनी ही सैलरी ही सरकार दे रही है। मगर स्वीपर को या सिक्योरिटी गार्ड को मिल क्या रहा है, वो आप मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में विजिट करें तो वहाँ पे वर्कर को जो है वो यही 18-20,000 रुपये, 18-20,000 रुपये बाकी कंपनी काट देती है। देखिए, कंपनी का फ़र्ज़ है कि जो सैलरी बनती है सरकार की जानिब से फिक्स की हुई वो देनी चाहिए और जो कंप्रोमाइज़ इंतजामिया के साथ किया जाता है वो भी हुकूमत की जानिब से जो सैलरी फिक्स की जाती है उसी के ऊपर कंप्रोमाइज़ किया जाता है कि आप ये सैलरी देंगे, मगर उतनी सैलरी दी जाती बीच में इंतजामिया आपको पता मिली होती है, इंतजामिया में कुछ अपने मुफादात होते हैं। अब आपको क्या लगता है ये 37,000 रुपए मिलेंगे? मेरे ख्याल में अब 37,000 सरकार ने कर दिया तो 25 या 27,000 रुपए दे देंगे जी। तो ये बीच का फिर चेक एंड बैलेंस कौन रखेगा? आज के दौर में तो 25-27,000 से घर नहीं चलेगा ना। मैंने आपको यही बताया कि क्योंकि बिल्ली जब 45,000 आएगा तो वो 25,000 से क्या करेगा? अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? एक वाकया याद आ गया, वो उसका जिक्र करता चलूं।
मैंने डीएम से पूछा, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से, कि ये जो गोदाम थे मेडिसिन के, ये कभी भरे होते थे? ये 3 गोदाम आरपी ऑफिस के बिल्कुल सामने, ये कभी अद्वियात से भरे होते थे, और कभी नहीं 4 या 5 साल पहले की बात है। तो अब ये तीनों गोदाम खाली हो गए, मेडिसिन कहाँ गई? तो वो कहते हैं कि भाई 2-3 साल हो गए, हमारे पास तो मेडिसिन आई नहीं, सेंटर परचेज होनी होती है, सरकार ने सेंटर परचेज करनी है, सरकार हमें मेडिसिन देगी, तो ये गोदाम फिर से भर देंगे। सही। अच्छा, 4-5-6 दिन गुजरे, सेक्रेटरी हल्का विजिट हो गया जी। मैंने अली जान साहब से ये सवाल किया, मैंने कहा सर सेंटर परचेज नहीं हो रही, बीएचयू में मेडिसिन नहीं आ रही। तो मुझे कहते हैं आपको किसने कहा? हमने तो सेंटर परचेज कर ली है, हमने तो अद्वियात भी तमाम बेसिक हेल्थ यूनिट में मुंतकिल कर दी है। अब फैसलाबाद में देखते हैं क्या मसला है। अब वो उन्होंने सेंटर परचेज कर लिया है, डीएम कह रहा है कि 2-3 साल से सेंटर परचेज हुई नहीं है, तो वो अद्वियात कहाँ गई? हवा में सवाल है ना, ये कहाँ गई? ये एक और कोई दवाई कोई 100-200 या हजारों की नहीं, वो करोड़ों रुपए की मेडिसिन होती है, इनका कौन जिम्मेदार है? बात करने का मकसद यह है कि सभी पता होता है कि क्या आ रहा है क्या जा रहा है, मगर वो आंखें, वो कहते हैं ना, वो बिल्ली को देख के वो कबूतर आंखें बंद कर देता है जी, वो वाला हिसाब है कि सभी तो आपने उनसे पूछना था ना कि वो मेडिसिन कहाँ है, हवा में है या मिस्टर इंडिया हो गई जो मुझे दिखाई? वो ये कहते हैं कि मैं अब देखता हूँ फैसलाबाद में क्या वजूहात है, मेडिसिन यहाँ पे क्यों नहीं है। अच्छा, बजट के हवाले से फैसलाबाद में सैलरी कल से पहले बात हो रही थी। जी। तो सैलरी जो है वो मजदूर को उस तरह से नहीं मिलती जिस तरह से हुकूमत की जानब से अहकाम जारी किए जाते हैं। देखें, बाकायदा जुडिशरी का निज़ाम है, कानून है, कानून साजी है, बाकायदा कंज्यूमर कोर्ट्स हैं, मुख्तलिफ कोर्ट्स वगैरह हैं, उनसे रजू किया जा सकता है। ये एक मैसेज देना चाहिए वर्कर हजरात को कि अगर आपको हुकूमती हदायत के मुताबिक सैलरी आपको मुतलका ठेकेदार नहीं देता तो आप कंज्यूमर कोर्ट्स में, दीगर लेबर कोर्ट्स जो बनी हुई हैं, आप वहाँ पे लेबर कोर्ट से आप रब्ता करें, और उम्मीद है कि लेबर कोर्ट की जानिब से जो है वो उसके ऊपर अमल दरामद कराया जाएगा। और हमने कई फैसले होते देखे हैं जिसके ऊपर लेबर कोर्ट ने अहकामात पे अमल दरामद करवाया, और इसमें वर्कर जो लेबर काम कर रही है उनका जो है वो फायदा हुआ है। अब देखें, फैसलाबाद में कल एक मेरे पास जब कॉपी आई बजट के हवाले से, जो बजट मुख्तस किया गया था, उसमें फैसलाबाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल समुद्री में एक ना ट्रामा सेंटर समुद्री में बन रहा है, तो उसके लिए जो माली बजट 2024-25 में फंड रखे गए हैं, तो वो आपको सुन के हैरत होगी, वो पूरे 2000 रुपये सरकार ने रखे हुए हैं। वाह माशाल्लाह, कि 2000 रुपये सरकार ने उस फंड में मुख्तस किए हुए हैं। अब देखें 100 मिलियन का वो, देखिए वो 2000 पर राजी हैं, और आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले से कह रहे थे बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, हालांकि उनके लिए 3 अरब रुपए का जो है वो लागत का जो है वो बजट मुख्तस किया गया है, ये वजीर खजाना की जानिब से कहा गया है, और इस हवाले से जो है वो गवर्नमेंट सिटी का काम भी कोई प्रोजेक्ट है उसका भी किया जाएगा। तो मैं ये जानूंगी कि इस पे आपका क्या कहना है, लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10, और सूबाई बजट पेश कर दिया गया है। पंजाब असम्बली में जो है 11वां इजलास हुआ, और उसी में जो है वजीर खजाना की जानिब से ये बजट पेश किया गया है। बहुत ज़्यादा रिलीफ रखे गए हैं, 77 इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो या फिर तालीमी महकमा हो या फिर हम सेहत के हवाले से बात करें, बहुत सारे जो है इसमें क्लॉजेस शामिल किए गए हैं, बहुत सारी तजावीज़ रखी गई हैं, बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स के हवाले से जो है वो नवीद सुनाई गई है कि तरक्याती प्रोजेक्ट्स जो है वो स्टार्ट होंगे, और हर डिपार्टमेंट के लिए जो है वो बजट मुख्तस किया गया है। सेहत के हवाले से हमने बात की, लेकिन उससे पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले से हम बात कर रहे थे, और शराज जाने से पहले, मैं ब्रेक पे जाने से पहले आपसे पूछ रही थी कि 3 अरब की लागत से जो है वो गवर्नमेंट जो है वो इसका कह रही है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को फरोग देने के लिए इतना बजट रखा गया है। आप क्या समझते हैं कि क्या ये बजट में मजीद बेहतरी, इस क्लॉज को मजीद बेहतर बनाया जा सकता था, या कहाँ पे आपने जो ड्रॉबैक की बात की थी वो थोड़ा सा अगर आप मुझे एक्सप्लेन करेंगे तो मेरे और देखने वालों के लिए समझने में आसानी होगी। देखें, आपने बात की कि इतना बजट मुख्तस कर दिया जाता है किसी भी एक शोबे के लिए। जी। एक तरफ जब बजट मुख्तस किया जाता है और दूसरी तरफ से उसको काउंटर करने के लिए, या जस्ट टू बैलेंस द इक्वेशन, एक टैक्स भी लागू कर दिया जाता है। ठीक है। जिस तरह से मैं आपको बताता हूँ कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ा दी गई, हाँ जी, 25-30%, और दूसरी जानिब उनकी सैलरी के ऊपर भी टैक्स लगा दिया। तो मतलब एक, और फिर वो टैक्स भी कितना है, जितनी तनख्वाह बढ़ी है उतना टैक्स है। तो जब आप हिसाब किताब करते हैं तो फिर आपको लगता है कि मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। तो ये दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड विद द टेक्सटाइल एज वेल। एक तरफ टेक्सटाइल के लिए सब्सिडी का ऐलान किया जाता है कि आपके लिए सब्सिडी, दूसरी तरफ उनको एक्सपोर्टर्स को इनकम टैक्स में लेके आया गया है, और उनको उसी सफ में ला खड़ा किया गया है जहां पर एक लूम वाला, एक रेडी छाबड़ी वाला, और एक जो, मतलब अब सारे एक बराबर कर दिए हैं। अब आपके एक्सपोर्टर, जो पाकिस्तान का एक्सपोर्टर है, उसका मुकाबला
वियतनाम के साथ नहीं है, बांग्लादेश के साथ नहीं है, हमसाय मुल्क के साथ नहीं है, उसका मुकाबला अपने ही लोकल कंपेटिटर के साथ है। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक, ये दिस इज द ड्रॉबैक आई एम टॉकिंग अबाउट, कि आप एक तरफ टैक्सेस, एक तरफ बजट मुख्तस करते हैं, हम आपको इतनी सब्सिडी दे रहे हैं, इतने आपके रिफंड्स दे देंगे। रिफंड्स खुदारा वो रिफंड्स जो हैं वो तो एक्सपोर्टर के अपने हैं, वो तो सनतकारों के अपने हैं, वो उनका अपना लिक्विडिटी क्रंच जो होता है पैदा होता है, वो किस वजह से होता है? वो इस वजह से होता है कि गवर्नमेंट के पास एक्सपोर्टर का एक अमाउंट जो होता है वो पड़ा होता है रिफंड्स की शक्ल में, वो DLTL रिफंड्स हो, वो सेल्स टैक्स रिफंड्स हो, जो गवर्नमेंट ने उनको वापस करने होते हैं। हाँ। और वो सनतकार का अपना सरमाया होता है, उनका वर्किंग कैपिटल होता है जो गवर्नमेंट के पास पड़ा होता है। दिस इज नॉट समथिंग दैट गवर्नमेंट ओन्स, गवर्नमेंट नहीं ओन करती है, वो सनतकारों का पैसा है। तो वो अगर आप दे रहे हैं तो वो सब्सिडी में नहीं आता है, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात, गवर्नमेंट से ये लोग सनतकार और टेक्सटाइल ओनर्स और लोकल इंडस्ट्री मालिकान जो हैं वो इस वक्त सब्सिडी नहीं मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं सब्सिडी हमें ना दें, लेकिन एटलीस्ट हमारी प्राइस ना बढ़ाएं, हमारी जो बिजली की प्राइस है एटलीस्ट वही रहने दें, या कम से कम सोलर के ऊपर थोड़ी प्राइस कम करें। सब्सिडी तो वो होती है कि गवर्नमेंट अपनी कॉस्ट से कम प्राइस के ऊपर चीज़ दे रही है, वो तो कॉस्ट से कम तो मांग ही रहे, तो 11-12 सेंट मांग रहे हैं। और अगर आप नज़र दौड़ाएं अपने हमसाये ममालिक के अंदर, रीजन के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, तो वहाँ पर मेरे ख्याल में 20-25 रुपए फी यूनिट है बिजली, शायद उससे भी सस्ती है। 17-18 वियतनाम में है, 4 रुपए इथोपिया में, रुपए 4 रुपए पर यूनिट। वहाँ पर टैक्स हॉलीडे 10 साल का है, 4 रुपए पर यूनिट है, लेबर सस्ती है वहाँ पर। तो आपको तो वाइबल ऐसे मुल्क होंगे तो गवर्नमेंट, अब सनतकार ने तो अपनी फैक्ट्री चलानी है, उसने अपना काम कारोबार करना है, वो एंड ऑफ द डे क्या करेगा? अल्टीमेटली वो अपना कारोबार उठाएगा, बाहर चला जाएगा। हाँ। और बहुत सारे गए भी हैं, लोग चले गए हैं। हाँ। उससे क्या होगा? एक इंडस्ट्री के अंदर अगर 1500-2000 मुलाजिम हैं, वो 1500-2000 मुलाजिम नहीं, वो खानदान होते हैं, आप उनकी किफालत कर रहे होते हैं। जब एक फैक्ट्री बंद होती है तो 2000 लोग बेरोजगार हो जाते हैं। हाँ। और फिर वो कहीं और अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। द आयरनी इज कि इस दफ़ा आप यकीन करें, माह जून जो होता है इनका माली साल की शुरुआत होती है, तो इसमें वैकेंसीज आती हैं हर साल। और मैं पिछले 8 साल से विटनेस कर रहा हूँ, कोई वैकेंसीज आती हैं, कोई जानने वाला होता है किसी को, किसी की CV दे दी, यार इसको नौकरी पे रख लो। इस दफ़ा एक भी वैकेंसी नहीं आई किसी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर, कंपनी के अंदर एक भी नौकरी नहीं निकली, उनको नौकरी चाहिए नहीं। तो फिर वो जो डेवलपिंग प्रोजेक्ट्स होंगे वो फिर किस तरह से हमें क्या फायदा देंगे? अगर क्योंकि मौजूदा दौर में हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कोई वैकेंसी दिखाई नहीं दे रही, बेरोजगारी की जो शरह है वो मजीद बढ़ती चली जाएगी, महंगाई जो है वो जूं की तूं दिखाई देगी, आम आवाम जो है वो पिसते चला जाएगा। आज़ादार, अगर हम हेल्थ डिपार्टमेंट के हवाले से भी देखें तो तरक्याती डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के हवाले से तो जो है वो ये कह दिया गया है कि तारीख में पहली बार जो है वो इतना ज़्यादा जो है वो तरक्याती बजट जो है वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को दिया गया है। आप क्या समझ रहे हैं, कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, हेल्थ के हवाले से पूछ रही हूँ, जो कि इनकम्प्लीट रह गए या जिन पे तवज्जो करने की ज़्यादा ज़रूरत थी, या जिन पे जो है पहले उनको कंप्लीट करने की ज़रूरत थी, फिर हम नए प्रोजेक्ट्स की जाने चाहते हैं? अच्छा, इससे पहले जो शहजाद भाट साहब बात कर रहे थे, इसके थ्रू एक टीम हमारे पास इस्लामाबाद से आई, उन्होंने फेडमिक का विजिट किया और उन्होंने एक एक्सपोर्टर से बात की कि फेडमिक कामयाब क्यों नहीं हो सकी। तो वो जो बैठा हुआ था एक्सपोर्टर, तो वो बता रहा था कि जी मैंने वहाँ पे इंडस्ट्री लगाई, वहाँ पे अभी तक सीवरेज का सिस्टम नहीं है, वहाँ पे गैस पाइप नहीं बिछाए जा सके, और सूरत हाल ये होती है कि हमें बाल्टियों के ज़रिए सीवरेज का पानी जो है वो बाहर निकालना पड़ता है। अब जिनके वहाँ पे करोड़ों या अरबों रुपये इन्वेस्ट हो चुके हैं, तो जब तक डेवलपमेंट जो आप बात कर रही थी, जब तक डेवलपमेंट सनती इदारों को वहाँ पे जगह फराम कर दी गई और वहाँ पे वो जो सहूलियात हुकूमत की जन से वादे किए गए थे वो नहीं पहुँचाए गए, तो किस तरह लोगों को रोज़गार मिलेगा? वहाँ पे सनती इदारे लगेंगे, सनती यूनिट या मुख्तलिफ अगर वहाँ पे इदारे बनते हैं तो लोगों को जो है रोज़गार के मौके मिलेंगे, खुशहाली होगी। तो वहाँ पे गैस पहुँचाना कोई, मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी बात नहीं है, हुकूमत चाहती है तो सब कुछ कर सकती है। इसी तरह सीवरेज का भी इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। देखते हैं कॉलोनियाँ, आप देख रहे हैं कितनी बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ बन रही हैं, वहाँ पे सीवरेज सिस्टम भी जो है वो बना के देते हैं, वहाँ पे गैस पाइप भी बिछाई जाती है, वहाँ पे गैस की फराहमी, बिजली की फराहमी भी जो है वो मुमकिन बनाई जाती है एक उस जानी से जो कॉलोनी का मालिक होता है, जो कॉलोनी वगैरह बना रहे होते हैं। अच्छा, इसी तरह आप बात कर रही थी सेहत के हवाले से कि फैसलाबाद में कौन से सेहत के मनसूबे रह गए हैं। अभी तक तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल झुमरे का से बात की जाए तो उसका भी तरक्याती फंड जो है वो रवां साल में मुख्तस किया गया। अब ये 2016 में काम इसका शुरू हुआ था और 2018 में झुमरे ने मुकम्मल होना था, मतलब 2024 से आ रहा है
और अभी तक इसके तरक्याती काम जारी हैं और वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुए कि इस दफ़ा फिर हुकूमत को जो है वो उसके लिए फ़ंड जारी करने पड़े हैं। इसी तरह तांदले वाले का जिक्र की जाए तो तांदले वाला में भी अभी तक तरक्याती काम जारी है। ये अभी तक 2016-17 में शुरू हुआ, उसमें भी 2 साल में मुकम्मल होना था। यही हाल समुंदरी का है। एक समनाबाद हॉस्पिटल है जिसका इस दफ़ा जो है वो कल जब मैंने लिस्ट देखी तो उसमें समनाबाद का जिक्र नहीं था। 224 का भी जिक्र किया गया है जिसे नुसरत अली खान अस्पताल कहा जाता है। इसी तरह हमारा खुड़ेवाला हॉस्पिटल है और इसके साथ साथ जड़ावाला जो है हमारा तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है। तो इन तमाम के लिए 367 मिलियन के फ़ंड मुख्तस किए गए। ये वो फंड्स हैं जो कि तरक्याती कामों के हवाले से इस्तेमाल हो सकेंगे। और महकमा स्पेशलाइज हेल्थ केयर के हवाले से बात की जाए, अलाइड 1, अलाइड 2 या फिर जो टीचिंग हॉस्पिटल गुलाम अहमदाबाद है, फैसलाबाद है, ये फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के मातहत काम कर रहे हैं। तो इनके लिए जो फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी को तामीराती कामों के हवाले से फ़ंड जारी किया गया वो तकरीबन 500 मिलियन के करीब मख्तस फ़ंड जो है वो किए गए हैं। अब फैसलाबाद में अरसा दराज से एक बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अधूरे हैं और इन्हीं में अगर हम नए प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, अधूरे प्रोजेक्ट्स को छोड़ के नए प्रोजेक्ट्स पर अगर आप शफल कर जाते हो तो क्या उससे जो है वो हमारा मुल्क तरक्की कर पाएगा, हमारे डिपार्टमेंट जो है वो अच्छे से चल पाएंगे? इसके हवाले से मजीद बात करेंगे लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और माली साल 2024-2025 का जो बजट है वो पेश कर दिया गया है। वफाकी बजट पहले पेश किया गया और अब रोज जुमेरात जो है वो पंजाब भर का जो बजट है उसे पेश कर दिया गया है और 5,446 अरब हजम का ये बजट रहा है और वजीर खजाना की जानिब से इसे पेश किया गया है। बहुत सारे क्लॉजेज रखे गए हैं। हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम जो है वो टैक्स फ्री बजट जो है उसे पेश किया गया है। बहुत ज्यादा नए प्रोजेक्ट्स का स्टार्ट हुआ है लेकिन बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अधूरे रह गए हैं। और हेल्थ के हवाले से ज़्यादा मैं चाहूंगी फटाफट आप बताएं कि कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अधूरे रह गए हैं। फैसलाबाद में जैसे मैं पहले बताया कि 367 मिलियन महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ के जो हॉस्पिटल थे जिनका काम 2014-16 में शुरू हुआ है वो अभी तक चल ही रहे हैं और उन्हें जितने फंड चाहिए थे हुकूमत की जानिब से उतने फंड इन्हें माली बजट में फराहम नहीं किए गए। तो उसका मकसद है कि वो आने वाले माली बजट जो है 2025-26 पेश किया जाएगा तो उनमें भी अब यही उम्मीद लग रही है, यही नज़र आ रहा है कि उसमें भी हुकूमत की जानिब से दोबारा से फंड मजीद रखे जाएंगे। फैसलाबाद में अरसा दराज से डेंटल मेडिकल कॉलेज, एक डेंटल हॉस्पिटल का जो है वो अरसा दराज से चला आ रहा है मुतालबा और इस सिलसिले में सिंडिकेट जो फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी है उनके जानिब से मुतअद्दिद बार से मंजूर किया गया और जो सूबाई वज़ीर सेहत हैं जो कि मुख्तलिफ दौरों में आए और आकर उन्होंने ये नवीद सुनाई कि हम यहाँ पे डेंटल मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, एक डेंटल हॉस्पिटल बना रहे हैं। तो वो इस दफ़ा भी मंसूबे में शामिल था जो कि बनता हुआ या मंजूर होता हुआ नज़र नहीं आया। इसके साथ साथ पंजाब मेडिकल कॉलेज जिसे फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला था 2017 में, आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि 2017 में से दर्जा मिला पंजाब मेडिकल कॉलेज को फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी का और अब 2024 है और अभी तक इन्हें जो है वो उसके तामीराती काम के लिए फंड्स मुयसर नहीं हो सके ताकि कहाँ पे वो ब्लॉक बनाएंगे एडमन और किस तरह जो है वो यूनिवर्सिटी का निज़ाम चलाया जाएगा। अब पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज जो यूनिवर्सिटी करवा रही है वो पंजाब मेडिकल कॉलेज की जो क्लासेस हैं वहाँ शाम के औकात में वो ज़ाहिर बात है खाली हो जाती है तो वहाँ पे जो फैसलाबाद मतलब बहुत सारे ऐसे पोर्शंस रह गए हैं जिस पे तवज्जो करने की जरूरत थी गवर्नमेंट की लेकिन उन्होंने उस पर जो है वो खासा कोई जो है वो नहीं कोई भी तवज्जो नहीं किया। इन तब इस पूरे बजट पे अगर शराज नजर डालें और उसके बाद अगर हम कहें कि जो बजट पेश किया गया है क्या आवाम इस बजट के साथ सर्वाइव कर पाएगी, क्या आने वाले दिनों में जो है वो हालात बेहतर होंगे, आमदन को किस तरह से हम बढ़ाएंगे क्योंकि अखराजात तो बढ़ते जा रहे हैं लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारी इनकम जो की तूं है, हमारा मजदूर जो है वो परेशान है, लोगों के लिए अपने घर को चलाना, अपने बच्चों का जो है वो तालीम को जारी रखना वो बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। इसी वजह से जो है वो चाइल्ड लेबर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। यहाँ तक कि हमने कुछ टाइम में बहुत ज़्यादा ऐसा भी देखा कि लोगों ने सुसाइड तक किया है जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। तो आप अगर इस तमाम को अगर हम समराइज करें तो आप क्या समझ रहे हैं कि ये कितना आवाम दोस्त बजट रहा है और कितना मजीद बेहतर हो सकता था? 1.5-2 महीने पहले आपने देखा था कि महंगाई कम होना शुरू हुई थी और चीज़ें कमोडिटीज सस्ती होना शुरू हो गई थी और वो किसी वजह से सस्ती हो रही थी और आज बजट पेश होने के बाद पता लगा कि क्यों सस्ती हो रही थी, क्या वो दोबारा से उतनी ही महंगी कर दी जाएगी। तो ये बेसिकली जस्ट इसको चलाया जा रहा है, मतलब गवर्नमेंट इज जस्ट पासिंग इट्स टाइम पास कर रही है कि हमारा टेनोर अच्छा गुजर जाए। मुझे महसूस हो रहा है
जो बजट के अंदर मैंने देखा कि जब आपने 7,000 कमोडिटीज़ के ऊपर टैक्सेस आयद कर देने हैं, जिसमें वो घी, चीनी, आटा, दालें और सारी वो कमोडिटीज शामिल हैं जिनकी प्राइस आपने 1.5 महीने पहले सस्ते किए और आप उसके ऊपर टैक्सेस लगा के उसको महंगा कर रहे हैं। चीनी से लेके नहाने वाले साबुन से लेके बर्तन धोने वाले साबुन से लेके हर चीज़ के ऊपर तो आपने टैक्स आयद कर दिया। 80 to 85% जो बजट है वफाकी, उसमें सिर्फ टैक्सेस की बात हुई है। अगर आप सूबाई बजट के अंदर कुछ मुख्तस कर भी देते हैं तो वो उसमें कमोडिटीज़ तो शामिल नहीं है, ठीक है। अगर आपने इजाफी टैक्सेस नहीं बढ़ाए तो टैक्सेस कम भी नहीं किए, ठीक है। तो ये मुझे लगता है कि ओवरऑल बजट में जो इस वक्त आवाम की सिचुएशन है, आपने मजदूर की बात की कि 37,000 उसकी मिनिमम वेज कर दी गई है। हालात ये हैं कि मजदूर का गुजारा जो है वो 32,000 सैलरी में भी नहीं होना। हालात ये हैं, इंडस्ट्री की सूरत हाल ये है कि वो 32,000 भी नहीं दे सकती है। ऐसा ही तो मेरे ख्याल में ये बड़ा ज़रूरी था कि अगर आप उसकी तनख्वाह बढ़ा रहे हैं तो पंजाब गजट नोटिफिकेशन को इस बारे में पाबंद भी करें कि लेबर डिपार्टमेंट और दीगर महकमे इस चीज़ को इंश्योर करें कि वो 37,000 मजदूर को दिला सके। गवर्नमेंट का काम सिर्फ ये नहीं है कि हमने अनाउंस कर दिया कि 37,000 मिलेगा, हमने अनाउंस कर दिया और हम इम्प्लीमेंट करवाएंगे, ये भी होना चाहिए। आपने देखा है 32,000 उससे पहले थी, कितने लोगों को 32,000 तो हमें ये नहीं दिखाई दिया है। तो ये होना चाहिए कि मजदूर का इस दफा मुतालबा ये नहीं था कि हमारी तनख्वाह बढ़ाएं, उसका मुतालबा ये था कि हमारी तनख्वाह जो बढ़ी हुई है पिछली उसको इंश्योर करवा दो यार। तो ये मेरे ख्याल में बहुत जरूरी है कि जो ऐलान होते हैं, जो सब्सिडी के, जो मराहत के, जो डिस्काउंट्स के, उनके ऊपर अमल दरामद भी होना चाहिए। ये बड़ा जरूरी है। ये जरूरी है, जैसे कि आपने कहा है कि उनकी तनख्वाहों पे जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन उनको इंश्योर करवा दिया जाए। इस तरह की चीजों को इंश्योर करवाना, अपने सिस्टम को बेहतर करना, ये ज्यादा जरूरी है, बजाय कि हम किसी तरह की बिल्डिंग्स बनाने लग जाएं। और फिर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से भी होना चाहिए काम, लेकिन उससे पहले हमें ये मेक श्योर करना चाहिए कि जो है वो हमारा जो गरीब है वो पेट भर के खाना खा के सो रहा है या नहीं सो रहा। आप ही ने पहले बात की कि वैकेंसीज इस बार नहीं आई हैं, वैकेंसीज ही नहीं है, जॉब्स ही नहीं है, रोजगार ही नहीं है, तो इस तरह के रिलीफ बजट का फिर आवाम क्या करेगी? आप सही कह रहे हैं। मैं आपको बताऊं, हम सुबह उठते हैं तो हम क्योंकि हमारा काम है रिपोर्टर्स का, हमने हर महकमों में जाना है, इदारों में जाना है, लोगों से मुलाकातें करनी है, तो हमें ज्यादातर मैसेजेस और रिक्वेस्ट जो मौसूल हो रही होती है वो यही मौसूल हो रही होती है, हमारा बच्चा नौकरी पे लगवा दो, हमारे फलां बच्चे को इंटर्नशिप करवा दो, पढ़े लिखे डिग्री होल्डर्स, वो तनख्वाहें ढूंढ रहे हैं। मतलब कि ये सिर्फ आवाम की जानिब से जो हुकूमत की जानिब से आवाम के लिए जो है वो आवाम दोस्त बजट है। ओवरऑल अगर इसके फैक्ट्स पे अगर हम नजर डालें तो ऐसा हमें कुछ दिखाई नहीं देता। थैंक यू सो मच, आप दोनों प्रोग्राम का हिस्सा बने। और वक्त है छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और दुनिया भर में जो है वो हेल्थ के हवाले से बहुत ज़्यादा काम होता है। और 14 जून को अगर हम बात करें तो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे सेलिब्रेट किया जाता है दुनिया भर में, और ताकि आगाही भी हम आगाही कैंपेन्स को जो है वो आगे लेकर चल सकें। और साथ ही साथ थैंक यू भी होता है उन तमाम अनपेड डोनर्स के लिए जो वॉलंटरी जो है वो अपना ब्लड जो है वो डोनेट करते हैं ऐसे पेशेंट्स के लिए, ऐसे जो है हमारी सोसाइटी के ऐसे पर्सनस के लिए जिनको जो है वो खून की बड़ी ही ज़रूरत होती है। तो खून के अतियात जो है वो सदका जारिया भी होते हैं। साथ ही साथ जो है इस दिन की क्या अहमियत है, इस दिन को मनाने के पीछे की क्या वजह है, और अवेयरनेस कैंपेन्स पाकिस्तान में स्पेशली किस तरह से जो है उन्हें चलाया जाता है और इस हवाले से क्या काम हो रहा है, इसी पे आज हम बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सलीम राव, एडमिनिस्ट्रेटर सुंदर फाउंडेशन फैसलाबाद, और साथ ही साथ उनके मौजूद हैं काशिफ परवेज, बानी रुकन सुंदर फाउंडेशन फैसलाबाद एंड मार्केटिंग मैनेजर। अस्सलाम वालेकुम। आप दोनों को खुशामदीद कहते हैं। और आज का जो दिन है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि इस दिन की क्या इंपॉर्टेंस है और किस हवाले से जो है वो क्या मैसेज है जो आप कन्वे करते हैं इस दिन के हवाले से? जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। तो सबसे पहले तो मैं सुंदर फाउंडेशन के हवाले से बताना चाहूँगा कि सुंदर फाउंडेशन वो इदारा है जो आज से 26 साल पहले एस्टेब्लिश हुआ था। इसकी जो बुनियाद है वो गुजरावाला में रखी गई। देन हमारा जो हेड ऑफिस वो लाहौर में है। और उसके अलावा इस वक्त सुंदर फाउंडेशन की 10 ब्रांचेस पूरे पाकिस्तान में अपना काम बखूबी सर अंजाम दे रही हैं।
और सुंदर फाउंडेशन थैलेसीमिया के पेशेंट्स के लिए जो है वो बहुत जो है वो काम कर रही है। उस काम के हवाले से भी हम जानेंगे, क्योंकि जारी बात है कि बड़ा बल नौ निदारा है। सर आगे कंटिन्यू करिए। मैंने कहा ये पॉइंट जो है वो हम क्लियर करते हैं देखने वालों को। तो सुंदर्स फाउंडेशन से पहले जो छोटे छोटे जो ब्लड बैंक्स थे वो अनटेस्टेड ब्लड प्रोवाइड करते थे और जो कंटेमिनेशन ब्लड होता था, लेकिन सुंदर्स फाउंडेशन वाइड एनजीओ और इस वक्त नंबर 1 एनजीओ है पाकिस्तान की जो कि टोटली टेस्टेड ब्लड प्रोवाइड करती है अपने पेशेंट्स को प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी, और थैलेसेमिक और हीमोफिलिक जो बच्चे हैं उनको ये ब्लड प्रोवाइड किया जाता है। जहां तक बात आती है, और इस वक्त हमारे पास मोर देन 8000 बच्चे रजिस्टर्ड हैं जिनको हम ये ब्लड प्रोवाइड करते हैं, और ये टोटली ये फ्री ऑफ कास्ट है। तो ये जो इस दिन के हवाले से, क्योंकि हर साल कोई ना कोई दिन मनाया जाता है, थैलेसीमिया का भी दिन है, इसी तरह जो डोनर डे का भी, क्योंकि देना जो है वो वैसे ही अच्छा काम है, और ब्लड को डोनेट करना, क्योंकि ब्लड एक आपका बॉडी का हिस्सा है, बॉडी ऑर्गन है, जैसे लंग्स है, जैसे हार्ट है, जैसे किडनी है, तो ये बॉडी ऑर्गन है, इसी तरह ब्लड भी एक बॉडी ऑर्गन है। तो जो ब्लड डोनेट करता है तो ये तो सदका जारिया है। बड़ा अजीम काम है, आम काम नहीं है। क्योंकि अगर किसी से अपने रिश्तेदार के बारे में भी ब्लड की बात की जाए तो वो रिफ्यूज कर देते हैं। ऐसा ही है। तो हम इसको, हमारा काम ये है कि डिफरेंट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में कैंप्स वगैरह अरेंज करके, फैक्ट्रीज में कैंप अरेंज करके, तो ये सारा इन बच्चों को ये प्रोवाइड करना। इस याद में वो जिसने ABO यानी कि ब्लड ग्रुपिंग डिस्कवर की थी, उसकी याद में ये वर्ल्ड डोनर डे मनाया जाता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और सर जैसे कि सर ने बात की कि रिफ्यूज कर देते हैं फैमिली मेंबर्स भी, हमारी सोसाइटी में बहुत सारी ब्लड डोनर के हवाले से जो है वो मिथ्स भी पाई जाती हैं कि खून नहीं देना चाहिए, आपको खुदा न खास्ता किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मैं चाहूंगी कि इस मौका पर जो है वो आप इस चीज को भी थोड़ा सा क्लैरिफाई करें कि क्या खून बिल्कुल नहीं देना चाहिए, इसका कुछ टाइम पीरियड होता है कि इतने टाइम के बाद अगर आप ब्लड डोनेट करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस मिथ को मैं चाहूंगी कि आज हम जो है वो जरूर डिस्कस करें। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी। आज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे पूरी दुनिया में ब्लड देने वालों का दिन जो है वो मनाया जा रहा है 14 जून। ये 2004 से ब्लड डोनर डे के मनाना शुरू किया गया। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी और इंटरनेशनल रेड क्रिसेंट्स ने और एक और अदारे ने, ये 4 अदारों ने मिल के इसको 2004 में से मनाना शुरू किया है। तो 2004 से लेके आज तक ब्लड देने वालों का दिन जो है वो मनाया जाता है। जैसा कि आपने कहा कि ब्लड की जिनको ये मिथ बनी हुई है कि ब्लड नहीं देना चाहिए, तो आप ये समझ सकते हैं कि अल्लाह ताला जो बीमारियां पैदा करता है उसके लिए असबाब भी पैदा करता है। तो अगर ब्लड नहीं देना चाहिए तो जिनको ब्लड की जरूरत है तो वो कहां से पूरी हो सकती है? ब्लड कोई ऐसी चीज नहीं है जो मार्केट से परचेज की जाए, स्टोर कर ली जाए और उनको जरूरत पूरी कर ली जाए जिनको ब्लड की जरूरत है। ताकि हम 26 साल से सुंदर्स फाउंडेशन जो है ब्लड की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सुंदर्स फाउंडेशन में आपको पता है कि थैलेसीमिया और हीमोफीलिया के बच्चों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे सलीम साहब ने बताया कि हम ट्रांसफ्यूजन करते हैं, और मेन सोर्सेज जो हैं हमारा वो कौन है? वो ब्लड डोनर्स ही तो हैं। अगर ब्लड डोनर्स ब्लड ना देते हों तो क्या हम 26 साल से इन बच्चों को सर्विसेज प्रोवाइड कर पाते? नहीं, बिल्कुल नहीं प्रोवाइड कर सकते थे। इसीलिए ब्लड देना ये मिथ है। देखिए, किसी भी आप नेगेटिव पहलू हर चीज का ढूंढ सकते हैं। हाँ जी। हर एक के बारे में आप कह सकते हैं कि यार फलां चीज, आजकल आपको पता है कि कोई भी एक्शन उसका रिएक्शन भी है, कोई पॉजिटिव थिंकिंग भी है, नेगेटिव थिंकिंग भी है। हमारे पास लोग जब आते हैं ना तो उनके पास अपने बच्चे, उनका ब्लड ग्रुप भी उनके पास मौजूद होता है, लेकिन फिर भी हमें कॉल करते हैं, हमसे कहते हैं कि जी फलां ग्रुप, OPD की मैं बात कर रहा हूँ, अपने पेशेंट्स की नहीं। वो तो हमारी जिम्मेदारी भी है। वो हमने 26 साल से 8000 के करीब पेशेंट का सलीम साहब ने जिक्र किया।
सर कभी आपको ब्लड डोनेशन के हवाले से कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? जैसे कि सर ने बताया मिथ्स तो हैं ही, नेगेटिव पहलू हर चीज़ का होता है, लेकिन पॉजिटिव भी है और काम कर रहे हैं। और जैसे आपने कहा कि फाउंडेशन काम कर रही है पिछले 26 ईयर से, तो 8000 के लगभग जो पेशेंट्स हैं जिन बच्चों की जिम्मेदारी आप पे है, उनकी जो ब्लड नीड है उसको पूरा करने के लिए कभी आपको लगता है कि डोनेशन में कहीं थोड़े से कोई प्रॉब्लम आ गया, कोई डिफिकल्टीज हैं, इस तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं? जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। एक्चुअली क्योंकि जैसे काश साहब ने भी कहा कि ब्लड मार्केट में तो मिलता नहीं है और ये फैक्ट्री में भी नहीं तैयार होता। चाइना में ट्राई की थी साइंसदानों ने, लेकिन वो दे फेल। तो ये तो ब्लड बॉडी ऑर्गन है, तो अगर कोई बंदा देगा तो आगे ट्रांसफ्यूज करेंगे ना। तो हमें स्पेशली इन दिनों में, ये जो गर्मियों के दिन है, हाँ जी। क्योंकि इन दिनों में कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज वगैरह, तालीमी इदारे बंद होते हैं, तो स्टूडेंट्स छुट्टियों पे होते हैं, तो फैक्ट्रीज में भी आजकल आप देख रही हैं कि टेम्परेचर फैक्ट्री के अंदर मोर देन 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो वहां पे भी वर्कर के लिए बहुत मुश्किल होता है ब्लड डोनेट करना। स्पेशली गर्मियों में हमें बहुत डिफिकल्टी का सामना है। हाँ। और आपके इस प्रोग्राम की तवस्सुत से मैं ये अवाम से ये अपील करता हूं कि क्योंकि 8000 हमारे पास बच्चे हैं, तो वो एक बच्चा महीने में कम से कम 2 दफा, क्योंकि कुछ बच्चे महीने में 1 दफा ब्लड लगवाते हैं, कुछ 2 दफा, कुछ महीने में 3 दफा, कुछ 4 दफा भी लगवाते हैं। अगर हम उसकी एवरेज निकाल लें तो महीने में कम से कम 2 दफा। और बच्चे हमें ये कह के जाते हैं मैम के सर हम यहां से 15 दिन की अपनी जिंदगी लेके जा रहे हैं। तो उन बच्चों को अगर ये डोनर ब्लड नहीं देंगे तो आप बताएं हम कहां से प्रोवाइड करेंगे? तो मुश्किलात तो हैं, लेकिन उसका हल यही है। मुझे ये शेर याद आता है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। वाह वाह वाह, ठीक है, वरना ताप के लिए कुछ कम ना थे करोबियां। तो असल चीज ये है कि दर्द दिल, ठीक है। और हमें भी अल्लाह ताला ने चुन लिया इस काम के लिए ना। तो मैं तो अपनी टीम को भी ये कहता हूं कि हमसे ज्यादा टैलेंटेड लोग सड़कों पर धक्के खा रहे हैं, ठीक है। ये उसकी करम नवाजी है कि उसने हमें इस मकाम पर इन बच्चों की, ये जो बच्चे हैं आम बच्चे नहीं हैं, ये चुने हुए बच्चे हैं। इनकी खिदमत के लिए भी अल्लाह ताला ने चुने हुए लोग मुंतखब किए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो हम अपनी जान लगाते हैं, मेरे जो स्टाफ है वो अपनी जान लगाता है। तो हम दिन रात एक करके कभी काश साहब और मेरे जो दूसरे अरकान हैं वो बड़ी मेहनत करते हैं इस काम के लिए। हम रात को कैंप हो रात को भी कर लेते हैं, दिन को कैंप हो दिन को भी कर लेते हैं। और काशिफ साहब तो जो है वो मार्केटिंग मैनेजर भी हैं, तो मैं थोड़ी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज भी आपकी जानना चाहूंगी कि किस तरह से आप इस नेक काम को, इस कारवां को आगे बढ़ाते हैं, किस तरह के मीडियम्स यूज करते हैं और उसका कितने इफेक्टिव रिजल्ट आप देख रहे हैं कि आपको टाइम के साथ साथ मिल रहे हैं? जी बहुत अच्छा आपने सवाल किया है कि जी स्ट्रेटजीज। अच्छा, ये मैं समझता हूं कि दुनिया में 2 ही मुश्किल काम है, ना तो कोई ब्लड देता है ना कोई पैसे देता है। तो अल्लाह ताला ने हमारी ये ड्यूटी लगाई हुई है, इसके लिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूं कि अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाता है तो हम इस काम को कर पाते हैं। तो आज वो पैसों की बात नहीं करेंगे, ब्लड का दिन है तो हम ब्लड के हवाले से जी उसी हवाले से हम बात करेंगे। अदरवाइज देखिए ब्लड ला के उसके ऊपर जितने अखराजात हैं वो पैसों के साथ जुड़ा हुआ है ये काम। तो ब्लड इन बच्चों की जिंदगी बात की मानद है, इनको मिलता रहना है तो इन बच्चों ने सरवाइव करना। तो मैं आपका जो सवाल था ना कि कैसे अगर मुश्किलात हैं इतनी ज्यादा, तो सबसे ज्यादा जो मुश्किलात हमें दरपेश आई वो कोविड-19 में थी। आपको पता है कि कोविड में सब बंद था। सब बंद होने के बावजूद, ये मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताने लगा हूं कि जब सब बंद था, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, फैक्ट्रीज और हत्ता के गैदरिंग भी, आप 2-3 लोग इकट्ठे भी कहते थे ना हो, तो अंदाजा करें कि कितना मुश्किल होगा। अच्छा, जितनी ज्यादा वो मुश्किल थी, अल्लाह ताला ने फिर अब मैं मिसाल दूंगा कि असबाब कैसे पैदा किए। अल्लाह ताला ने इस तरह के असबाब पैदा किए, हम खुद बड़े परेशान हैं। हमने वैसे एक दिन भी सेंटर को बंद नहीं किया, हमारा सुंदर फाउंडेशन का एक भी सेंटर कोविड में 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं किया गया, ताकि हमें पता था कि बच्चों की लाइफ लाइन का मसला है, बच्चों की जिंदगियों का मसला। तो हमने दुआ भी की और कोशिश भी की। हम रेगुलर आते रहे, हम अपने डोनर्स को, इंडिविजुअल्स को कॉलिंग करना शुरू की कि ब्लड, आपको पता है कि इन बच्चों की जिंदगी है,
तो आप नहीं आ सकते, हमें बताएं, हमारी टीम आपके पास आ जाएगी। दो स्टेप्स पे जाके, हम ऑफिसेज में जाके, घरों में जाके ब्लड जो है एक एक, दो दो, तीन तीन बैग लाना शुरू कर दिए कि यार बच्चों की जिंदगी बचाने की कोशिश करें। अच्छा, अल्लाह ताला ने इस हमारे अमल में बरकत डाली। ये मैसेज जो है ये आईजी साहब तक पहुंचा, उन्होंने जो है वो सारे अपने आरपीओज को लेटर्स जारी किए कि पुलिस लाइन में सुंदर फाउंडेशन के कैंप करवाए जाएं, थैलेसीमिया के बच्चों के लिए ब्लड डोनेट किया जाए। उसके बाद दावत इस्लामी को, दावत इस्लामी ने अपने सारे मराकज में कॉल चल गई, हमारी टीमें हर सेंटर में जाना, एक के बाद एक खुलता गया। असल में बताने की जो बात है ना, जो मैं समझता हूं कि ये हमारा काम नहीं है, ये अल्लाह ताला का काम है। हम सिर्फ मैसेज पहुंचाने वाले, कोशिश करने वाले लोग हैं। अल्लाह ताला देखें, जिंदगियां बचाना हमारा काम है, बीमारियां देना हमारा काम नहीं है। कोशिश की, और उस कोशिश को अल्लाह ताला ने इतनी उसमें बरकत डाली कि पूरी जिंदगी में हमने पूरा अपना जितना टेनोर है हमारा सुंदर फाउंडेशन की, मैं समझता हूं कि ओवरऑल थैलेसीमिया के पेशेंट्स के ऊपर जब से भी काम हो रहा है पाकिस्तान में, कभी इतनी मुश्किल नहीं आई, और ब्लड भी इतना ज्यादा कभी नहीं हुआ। अच्छा। जितना ज्यादा उन दिनों में हुआ। हम दूसरे सेंटर्स में भी कॉल करके पूछते थे कि यार कोई ब्लड चाहिए तो नहीं, आपको चाहिए तो नहीं, कोई बच्चा जिसको चाहिए तो हमें बताएं, हम आपको भेज दें। अच्छा, थैलेसीमिया के अलावा कोई कौन सी ऐसी मैं जानना चाहूंगी बीमारियां जिसमें जो है वो ब्लड की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और कौन से पेशेंट्स हैं, उनके हवाले से भी हम बात करेंगे कि किस तरह जो है वो बच्चों तक जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, और टेस्टिंग का पूरा प्रोसीजर जो आपने बताया है, अगर तो उसके हवाले से भी आप हमें बताएंगे तो मुझे लगता है कि बड़ा देखने वालों की इन्फॉर्मेशन होगी और उनकी सेटिस्फेक्शन भी होगी कि किस तरह से पूरे एक प्रोसीजर से गुजर कर पेशेंट्स तक जो है वो ब्लड पहुंचता है। तमाम पहलू पर बात करेंगे, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10, और 14 जून को आज मनाया जा रहा है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जा रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसका मकसद एक तो ये है कि जितने अनपेड डोनर्स हैं उनको थैंक यू बोला जा सके, जो वॉलंटरी आके जो है वो ब्लड डोनेट करते हैं। साथ ही साथ इस मिथ को भी हम आज ब्रेक कर रहे हैं कि ब्लड देने से खुदा ना खास्ता कोई मसला नहीं होता है, किसी तरह का कोई नहीं है, लेकिन कुछ क्राइटेरिया जरूर होते हैं। उस क्राइटेरिया के हवाले से हम बात करेंगे। सलीम साहब, क्या इसमें कोई क्राइटेरिया है कि कौन सी एज से और कितने टाइम पीरियड के बाद जो है आप ब्लड दे सकते हैं, और क्या क्या इसमें जो है वो फैक्ट्स जो है आप देखते हैं कि कौन सा बंदा है जो बिल्कुल हेल्दी है, कंप्लीटली वो अब ब्लड दे सकता है? थोड़ा सा क्राइटेरिया के हवाले से भी, मैं डोनर के क्राइटेरिया के हवाले से बताइएगा। थैंक यू जी। ये सवाल ऐसा किया है जिसको आम जो पब्लिक है उसको पता होना चाहिए, अवेयरनेस के लिए। जी। तो इसमें यह है कि एक आम पर्सन में, हेल्दी पर्सन में 5.5 से 6 लीटर ब्लड होता है हर बंदे में। ठीक है, ठीक है। और उसमें से अगर वो 1 से 1.5 लीटर ब्लड डोनेट कर दे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। लेकिन ये सुंदर फाउंडेशन ये करती है कि उसमें से कोई तकरीबन 450 ml हम ब्लड उसमें से लेते हैं, और जिसको देने से कोई उसमें फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल वो नॉर्मल रहता है। ठीक है। और वैसे भी अगर ब्लड डोनेट ना किया जाए तो आफ्टर 3 मंथ्स या 90 डेज के बाद वो रेड सेल्स या वो ब्लड के सेल्स ब्रेक हो जाते हैं, और उसके जगह नए सेल्स बनते हैं। क्योंकि आपको पता है कि हमारे जो हेयर सेल्स है वो भी ब्रेक होते रहते हैं, नए बनते रहते हैं। इसी तरह जो ब्लड सेल्स है वो भी ब्रेक होते रहते हैं। ठीक है। तो ये आफ्टर 3 मंथ्स ये कोई भी बंदा वो ब्लड डोनेट कर सकता है, और जब वो ब्लड डोनेट करेगा तो 3 महीने के बाद वो दोबारा दे सकता है। अच्छा, दूसरा ये कि वो आपने सवाल किया कि कौन से बंदे ब्लड, इसमें जो एज लिमिट है वो है 18 से 55 साल। ठीक है। ठीक है। 18 साल से कम नहीं डोनेट कर सकते, और 55 साल से अबव। उसमें भी हम देखते हैं कि जो हमारे जो डॉक्टर साहिबान हैं वो पहले हिस्ट्री लेते हैं, उस एक चेक लिस्ट है, उस क्राइटेरिया को जो मीट करते हैं, और फिर उनकी हम प्री डोनेटिंग ब्लड एक वो टेस्ट करते हैं। उसमें हेपेटाइटिस बी, सी, HIV, C+। और वो टेस्ट जो है वो भी सारे फ्री ऑफ कॉस्ट? वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है। डोनर के लिए भी जितनी सर्विसेज हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है? टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है। तो वो हम जो उस टेस्ट क्लियर होंगे देन उसका ब्लड लेते हैं हम। अच्छा। बल्कि सुंदर फाउंडेशन का जो बनाने का मकसद ही ये था कि आपने देखा होगा कि पहले जो छोटे छोटे ब्लड बैंक होते थे वहां पे अनटेस्टेड ब्लड दिया जाता था और कंटेमिनेशन वाला।
अब अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में सुंदस फाउंडेशन का प्लेटफॉर्म वाइड प्लेटफॉर्म है, जहां पर टोटली टेस्टेड ब्लड प्रोवाइड किया जाता है और अलाइजा स्क्रीन ब्लड प्रोवाइड किया जाता है, जो कि हमारे जो एक बैग की स्क्रीनिंग पे जो मैं ये टेस्ट बता रहा हूं 8 to 10,000 एक बैग पे एक्सपेंस आता है। अच्छा जी जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मतलब कि 10,000 के लगभग ये जो है वो सारा एक्सपेंस है। जी जी। और वो फाउंडेशन खुद बेयर करती जी है। जी, फाउंडेशन खुद बेयर करती है और ये सिर्फ एक बैग पे है। बाकी जो पेशेंट्स के साथ मेडिसिन और बाकी उसकी जो फूड है और बाकी जो लवाजमात है वो उसके अलग है। बिल्कुल ठीक है। इन डोनर्स में काशिफ साहब कितनी तादाद खवातीन की है और कितनी मर्द हजरात की, और उसमें से कितनी यंग जितनी बच्चियां हैं वो आती हैं, तो वो भी थोड़ा सा बताइएगा, क्या डेटा रहता है इसमें? जी, असल में तो ये मैं समझता हूं कि मेन हमारा क्वेश्चन है और आज के दिन का जो लोग ब्लड डोनेट करते हैं वो कैटेगरी कौन कौन सी है। सबसे मैं समझता हूं कि जो ब्लड के हवाले से जिंदगियां बचाने वाला काम है ना, थैलेसीमिया के पेशेंट्स तो रेगुलर लगती है, मैं इसलिए थैलेसीमिया के पेशेंट्स हम काम भी उनके लिए कर रहे हैं, तो उनकी रेगुलर नीड है। तो इसलिए हमें पता है कि मेन सोर्स जो है हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं जहां से हम ब्लड लेके आते हैं, और उनमें मेल जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे है। ठीक है। उसके बाद फीमेल क्यों नहीं? फीमेल का जो है, मैं आप ऑफ द रिकॉर्ड भी आपसे बात कर रहा था कि फीमेल तकरीबन 100% आयरन डेफिशिएंसी का शिकार। तो जब हम क्राइटेरिया भी तो हमने देखना है ना कि HB अगर हमने किसी की जान बचानी है तो उसके लिए किसी की जान से खेलना तो नहीं। अगर जस्ट सपोज आपके पास 10 फीमेल डोनर्स आती हैं तो उसमें से आप कितना परसेंटेज देंगे, कितनी बच्चियां होंगी जिनको आयरन डेफिशिएंसी होगी? मेरा ख्याल है कि 10 में से बहुत मुश्किल से एक, बहुत मतलब मुश्किल से इतना बड़ा रेशो है। इतना बड़ा रेशो है कि फीमेल्स की आयरन डेफिशिएंसी कंप्लीट नहीं है। तो हमारे बच्चों की आजकल देखें मेन सोर्स ही यंग जनरेशन है और वो हीरो भी हैं, आज के दिन है ही उनके लिए। ये जितनी भी जिंदगियां बचाने, ब्लड आपको पता है कि थैलेसीमिया के बच्चों की रगों में जो इन डोनर्स का खून ड्रॉप्स की सूरत में दौड़ रहा है वो ब्लड नहीं है, वो जिंदगी है। ऐसा ही है। तो ये जिंदगी दे रहे हैं बच्चों को कुछ दिनों की, फिर दोबारा। ये बड़ी तकलीफ दे, खैर ये बीमारी है, हम तो इसे रेगुलर बेसिस पे देखते हैं। ब्लड तो बात की बात है कि बच्चों की एक नीडल की तकलीफ बड़े नहीं बर्दाश्त करते। एक और बच्चों ने रेगुलर ब्लड लग के आयरन ओवरलोड होना शुरू हो जाता है इनके पेट में, मुख्तलिफ ऑर्गन्स में। वो आयरन को रिड्यूस करने के लिए हमें डेली इंजेक्शन, आयरन चलेशंस मेडिसिन उन्हें देनी पड़ती है। तो कैन यू इमेजिन कि डेली बच्चे को नीडल लग रही है, मासूम बच्चे, और वो बड़ी तकलीफ दे जिंदगी उसके लिए भी और फैमिली के लिए। हमारे अक्सर डोनर जो हैं वो विजिट इसीलिए नहीं करते कि यार हमसे देखा नहीं जाता। तो मैं ये समझता हूं कि जरूर देखना चाहिए, और ये उनके लिए उनको स्पेशली आना चाहिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए जिनके बच्चे हेल्दी हैं, जिनको सेहत के इश्यूज नहीं है, वो उनके पास जरूर जाएं। उनकी कम अज कम अगर और ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकते, तो उन्हें हौसला अफजाई के लिए चले जाएं। उनको एक एक फूल जाके दें, उनको हौसला दें, हिम्मत, ताकि ये देखें, मेरा ख्याल है कि हमारे माशरे में ना एनकरेजमेंट की भी बड़ी जरूरत है, काम करने वालों के लिए भी और पेशेंट्स के लिए भी, सबको। देखिए जो पॉजिटिव काम कर रहे हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो बड़ा काम कर रहे हैं, जिनकी अल्लाह ताला ने, जैसे सलीम साहब ने कहा कि जो चुने हुए लोग हैं, ये मैं समझता हूं कि लोगों को ना नेकी के लिए कहीं जाना पड़ता है, कुछ प्लान करना पड़ता है कि हम किसके साथ कैसे करें। ये अल्लाह ताला का हम पे करम है, हम अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमें जाने की जरूरत नहीं, हमारी ड्यूटी ही ऐसी अल्लाह ताला ने लगा दी है कि हमने और मैं ये समझता हूं कि मैं तो रोज अल्लाह ताला का ये शुक्र अदा करता हूं कि या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें सेहतमंद बच्चे अता किए। और मैं इनकी माँ बाप की भी आपको बता दूं, शुक्र अदा करे उतना कम है, क्योंकि ये बड़ा तकलीफ है कि एक बच्चे को नहीं सिर्फ थैलेसीमिया का पेशेंट होता, वो पूरे का पूरा फैमिली जो है वो इफेक्ट होती है थैलेसीमिया के पेशेंट के। फैमिली के बारे में आपको थोड़ा सा इनका बता दूं कि हमारे लिए जो ब्लेसिंग है वो ये है कि बच्चों के पेरेंट्स हमें पता क्या कहते हैं कि काश साहब हम
आप लोगों के लिए, जो जितने भी लोग आप हमारे बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, हम अपने बच्चों के लिए बाद में दुआ करते हैं, आपके लिए पहले दुआ करते हैं, जो हमारे बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जो कोशिश कर रहे हैं, देखिए हम कहाँ जाएं, बड़ा तो कोई भी रिकॉर्ड नहीं देखें होता, ब्लड हम कहाँ से लेंगे। हाँ, बिल्कुल। और सगे रिश्तेदार साथ छोड़ जाते हैं। ऐसा ही ऐसा आपकी फैमिली में कोई कितनी दफा दे देगा, लॉन्ग टर्म आपको पता नहीं है कि कब तक क्या क्या कितनी चलेगा, दफा को दे देगा, एक दफा को दे देगा, 2 दफा दे देगा, इनको तो सारी जिंदगी की जरूरत है। सलीम साहब, जैसे कि थैलेसीमिया के पेशेंट के हवाले से बता रहे हैं काशिफ साहब, क्या ये सिर्फ बच्चों में ही पाया जाता है या बड़े भी जो है वो थैलेसीमिया के पेशेंट होते हैं? हाँ मैम, ऐसे है कि जो थैलेसीमिया है ये बाय बर्थ होता है, ये जेनेटिक डिजीज है। थैलेसीमिया और हीमोफीलिया ये दोनों जेनेटिक डिजीज है, बाय बर्थ होती है। हाँ। और यही बच्चे बड़े हो जाते हैं, लेकिन इनको जो ब्लड है वो पहले 6 महीने से ही ट्रांसफ्यूज होना शुरू हो जाता है। अच्छा। और एक और चीज मैं आपको शेयर करता चलूं कि थैलेसीमिया आज से 15-20 साल पहले उनकी जो था सर्वाइवल रेट था वो बहुत कम था। जो थैलेसीमिक बच्चे होते थे उसकी एज, एवरेज एज 10 से 15 साल होती थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, ऐसी ऐसी मेडिसिन आ गई है, अब हम 2 डोमेन पे काम करते हैं मैम। एक तो बच्चे को ट्रांसफ्यूजन की है, ब्लड लगाया, दूसरे डोमेन पे ये है कि उसको हम आयरन चिलेटर दे रहे हैं, जो अभी काश साहब ने बात की ना, वो मेडिसिन है। ठीक है। हाँ, क्योंकि जब ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं तो उस में आयरन लेवल वो इंक्रीज कर जाता है, और आयरन का जहाँ पे बेनिफिट होते हैं वहां पे एक्सेस ऑफ एवरीथिंग। आप देख लें, ज्यादा पानी पीने के भी अपने नुकसान है, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। इसी तरह आयरन ज्यादा डिपॉजिट होगा तो वो अगर किडनी में डिपॉजिट हो जाएगा, रीनल फेलियर हो जाएगा, हार्ट में हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा। और अगर वो लिवर में हो जाएगा तो वो लिवर को इफेक्ट करेगा डेफिनेटली, ठीक है, लिवर सिरोसिस कॉज कर देगा। तो कहने का मतलब ये है कि उस आयरन को अब हम थ्रू मेडिसिन रिमूव करते हैं। अच्छा, अब उसके रिमूव करने का बेनिफिट क्या है? उसका फायदा ये है कि उसकी जो सर्वाइवल है ना वो बढ़ गया है। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऐसे बच्चे भी हैं, अक्सर बच्चे जो कि मोर देन 30 प्लस 40 प्लस, बल्कि एक जो है वो कासिम जी जी, हाँ, वो उसकी 42 एज है, सना नासर। हाँ, हमारे पास एक है बच्ची, मतलब वो सर्वाइव इतना अच्छे से कर रहे हैं। मैरिड जी, क्योंकि वो मेडिसिन हम यूज करवा रहे हैं ना, और वो मेडिसिन काफी एक्सपेंसिव है। सही हाँ, वो हमारे जो सेंटर में हम हर बच्चे को वो फ्री देते हैं, और उस मेडिसिन में 1 महीने का एक बच्चे का जो एक्सपेंस है वो 50 to 60,000 है। बिल्कुल ठीक है। जैसा कि सलीम साहब ने बताया कि एक जेनेटिक जो है ये बीमारी है, इसके हवाले से जानेंगे कि अगर थैलेसीमिया पेशेंट जो है वो शादी करता है तो किस तरह से इस रिस्क को कम किया जा रहा है ताकि आने वाली नस्ल को जो है इस बीमारी से बचाया जा सके। लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और हम वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के हवाले से बात कर रहे हैं। आज उसकी सेलिब्रेशन है, अवेयरनेस है। अवेयरनेस जितनी भी ज़्यादा इस हवाले से दी जाए, हम उतना ही ज़्यादा जो है वो ब्लड के जितने भी डोनेशन है उसको भी बढ़ा सकते हैं। और थैलेसीमिया पेशेंट के हवाले से अगर हम स्पेशली बात करें तो जैसे ब्रेक पे जाने से पहले हमारे गेस्ट सलीम साहब हमें बता रहे थे कि ये एक जेनेटिक बीमारी है। तो सर मैं आपसे काशिफ साहब जानना चाहूँगी कि अगर ये जेनेटिक बीमारी है तो उसको किस तरह से हम इसके रोकथाम के लिए क्या कर सकते हैं। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमने प्रीवियस सेशन में भी जो है एक टेस्ट के हवाले से बात की थी। मैं चाहूंगी कि उस हवाले से आप थोड़ा सा मजीद हमें गाइड करें ताकि देखने वाले जो है थैलेसीमिया की बीमारी से बच सकें और आने वाली नस्लों को हम इससे महफूज रख सकें। जी बिल्कुल। असल में सुंदस फाउंडेशन का हमारा तो मिशन ही ये है, हमारा असल जो मेन टारगेट है वो ये है कि हम पाकिस्तान को थैलेसीमिया फ्री कैसे बना सकते हैं। तो उसका बेहतरीन और वाहद हल यही है कि शादी से पहले टेस्ट जो है वो लाजमी करार दे दिया जाए, जिसके लिए हम कोशिश भी कर रहे हैं। और हम जहां भी हमारे अवेयरनेस सेमिनार, HB इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट का नाम है जी, और कोई महंगा टेस्ट नहीं है, हर अच्छी लेबोरेटरी से हो जाता है और सुंदस फाउंडेशन फ्री कर रहा है। ठीक है, सुंदस फाउंडेशन के पास ये फ्री सर्विसेज है और हर अच्छी लेबोरेटरी से आप किसी भी जगह से करवा सकते हैं, कोई कॉस्टली नहीं है। 1500-2000 रुपए का ये टेस्ट है और ये बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ ये कोई कॉस्ट नहीं है जितनी तकलीफ दे ये बीमारी है। पूरी जिंदगी से, सिर्फ बच्चे के लिए नहीं है, पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसका वाहद हाल जो आपका सवाल था कि ये रोका कैसे जा सकता है, वो इसी टेस्ट के, और पूरी दुनिया में जहां पे भी थैलेसीमिया खत्म की है जितने भी ममालिक ने, वो इसी बेस के ऊपर की है। अनफॉर्चुनेटली
हमारे यहाँ पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, हमारे सेंटर्स में भी बढ़ रहे हैं पेशेंट्स। अगर बढ़ रहे हैं तो इट मीन्स के अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अभी भी काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम अपनी हद तक कोशिश कर रहे हैं, मीडिया हमारे साथ कोऑपरेट करता है, सोशल मीडिया पे हम अपनी अवेयरनेस जो है, और कॉलेजेस यूनिवर्सिटी जहां हम कैंप करते हैं, हर लेक्चर में जाके, हर क्लास में जाके ये लाजमी बताते हैं। ये हमने हर लेक्चर में कंफर्म करना होता है कि हर बच्चे तक हमारा मैसेज जो है वो लाजमी पहुंचे। क्यों? और उनको ये भी कहते हैं कि ये मैसेज आप फैलाएं भी, ताकि ये हम तो रोज देख रहे हैं इस तकलीफ को, और वो फैमिलियां एक एक घर में 2-2, 3-3 बच्चे हैं। और अगर ब्लड के बाद किसी में सिम्टम्स इस तरह के दिखाई देते हैं तो फिर उसका क्या तरीक़ेकार होता है, किस तरह से वो कोई ट्रीटमेंट होता है ख़ास किस्म का, ताकि जो है वो दो लोग आपस में शादी करके खुशहाल ज़िंदगी और जो है वो औलाद की नेमत से जो है वो भरपूर तरीके से जो है उसे इंजॉय कर सकें? जी, असल में तो शादी से पहले, जो शादी करने से पहले एक मेंबर का जो है ना, मैं समझता हूँ कि जिसको अवेयरनेस है, जिस तक मैसेज पहुंचा है, कम अज़ कम उसे अपनी फैमिली मेंबर, अपना बेटा बेटी का पहले टेस्ट करवाना चाहिए। अगर वो नॉर्मल है तो फिर दूसरे मेंबर की जरूरत नहीं है टेस्ट की। अगर वो कैरियर है तो फिर पार्टनर की भी जरूरत है टेस्ट की। मतलब दोनों में से किसी एक का नॉर्मल होना जो है वो जरूरी है, ताकि फिर हम फिर ये चांसेस जो है फिर कुछ जीरो हो जाएंगे। और जैसे कि सर आप बात कर रहे थे कि आपके कोई पेशेंट भी हैं जो कि थैलेसीमिया के, और उनकी मैरिड भी हैं, आप भी कासिम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उनके हवाले से बताइएगा कि अगर वो मैरिड हैं और आगे से वो अपनी फैमिली प्लान करना चाहते हैं तो क्या वो कर सकते हैं? और क्या इसके इस सूरत हाल में आपका पार्टनर जो है अगर वो नॉर्मल है, वो कैरियर नहीं है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी तरह की? थोड़ा सा ये भी मैं जी एक्चुअली ऐसे है कि अगर कैरियर के साथ शादी होती है तब थैलेसीमिक यानी कि थैलेसीमिया स्प्रेड होता है। हाँ, ठीक है। अगर कैरियर की नॉर्मल पर्सन से शादी होती है तो थैलेसीमिया वो आगे यानी कि स्प्रेड फॉरवर्ड नहीं होता। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता चलूं कि बहुत से जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उन्होंने इसी तरह इसको कंट्रोल किया है, और इसको कंट्रोल करने का तरीका ये है, ये किसी मेडिसिन से, किसी और चीज से कंट्रोल हो ही नहीं सकता, क्योंकि जेनेटिक डिजीज है। अब ये देख लें कि यूके में 20 साल पहले थैलेसीमिया 0% हो गया है। अच्छा, तो यूके में अगर हो सकता है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकता है ना? बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए तो हमें जहां पे भी मौका मिलता है हर फॉर्म पे हम इस चीज को, इसका चर्चा करते हैं कि ये ज्यादा से ज्यादा कि लोग ये टेस्ट करवाएं, और ये टेस्ट की सहूलत सुंदस फाउंडेशन में फ्री अवेलेबल है। बहुत से लोग मुझसे राब्ता करते भी हैं और हम करवाते भी हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि थैलेसीमिया के हवाले से मैं 1-2 चीजें शेयर करता चलूं। जी बिल्कुल, एक मैं स्टेटस देख रहा था थैलेसीमिया की बच्ची का, तो उसने वो लगाया हुआ था हाथ पे नीडल ने, और साथ ये लिखा हुआ था कि आई विश कि 1 महीना मुझे ऐसा मिल जाए जिसमें कोई ब्लड ना लगे, कोई नीडल ना लगे, कोई मेडिसिन ना यूज करनी पड़े। तो मैं ये सोच रहा था कि हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें कितनी सेहत, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की। ठीक है, हमारे बच्चे सेहतमंद है। ठीक है। अच्छा, अगर ये जो बच्चे हैं ये भी तो हमारे बच्चे हैं ना, बिल्कुल, इनका ख्याल हम नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा? ठीक है। तो ये जो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोसाइटी वो क्या है, टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी क्या है, इंसान को क्यों पैदा किया गया है, दर्द दिल यही है और क्या है? तो हम नहीं ख्याल रखेंगे, इनको ब्लड हम नहीं देंगे तो और कौन देगा, इनका अरेंजमेंट हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? ऊपर से फरिश्ते तो आने नहीं ना, हमने ही अरेंज करना है ना। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो मेरी आवाम से ये अपील है कि ये टेस्ट जरूर करवाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली नस्ल महफूज रहे, हाँ, वो थैलेसीमिया से पाक हो, तो ये HB इलेक्ट्रोफोरेसिस जो काशिफ साहब ने कहा है, ये टेस्ट जरूर करवाएं, ताकि आने वाली नस्लों को हम कुछ तो दे के जाएं। अगर थैलेसीमिया बढ़ रहा है तो ये मैं मानता हूं ये हमारा फेलियर है। ये हमारा फेलियर है। सोसाइटी हमारी कंट्रीब्यूशन हमें दिखाई नहीं दे रही काशिफ, जैसे कि सलीम साहब ने कहा है कि इसमें जो है एज सोसाइटी हमें ये रियलाइजेशन की जरूरत है। हालांकि एक छोटा सा टेस्ट है, 1000-1500 मेरा ख्याल है कि आज के दौर में बच्चे वैसे ही जो है खर्च कर लेते हैं। तो अगर आप ये टेस्ट करेंगे तो आप एक आने वाली पूरी जनरेशन की लाइफ को सेव कर देंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये देखें जी, एक 1500-2000 रुपए का जैसे मैंने बताया टेस्ट है, 1 महीने का बच्चे के ऊपर 60 से 70 हज़ार रुपया खर्चा आता है। ऐसा ही है। सिर्फ ये एक्सपेंस हैं फाइनेंशियली, पेन की इसमें कोई नहीं है।
इसमें टाइम हर्ज, बिजनेस, नौकरी, जॉब, दिहाड़ी जो भी वो पीस करता है चला जाता है। फिजिकली आप नहीं हो तो आपकी फैमिली का मेंटल पीस चला जाता है। बच्चा बिल्कुल नहीं, आपका, आपके सामने है। मैं कहता हूँ पूरी फैमिली का अमन तबाह हो जाता है। और 99% अफोर्डेबल भी नहीं है। यस। तो इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस, कानून साजी अगर नहीं होती, ये तो सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि लॉ हो और हर निकाह जो है वो रजिस्टर्ड ही ना हो इस टेस्ट के बगैर। अगर कोई भी शादी रजिस्टर्ड नहीं होगी, कोई निकाह रजिस्टर्ड नहीं होगा टेस्ट के बगैर, तो ऑटोमेटिकली रुक जाएगी। और अगर जिस दिन ये रुक गया उस दिन फिर ये है कि जो बच्चे हैं उनकी केयर की जाए। हमें होगा कि अब आने वाली नस्ल जो है वो पाक है थैलेसीमिया से। जो बच्चे रह गए हैं इनका बेहतरीन ख्याल रखा जाए। हमें अंदाजा हो जाएगा कि 5 साल में, 10 साल तक, 15 साल तक ये पाकिस्तान से खत्म हो जाएगी। और इस तरह की बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। हमें हमारी प्रायोरिटीज शायद वो नहीं रही हेल्थ के हवाले से। अब देखें, मैं वो देख रहा था कि बजट भी बहुत, हेल्थ का जो बजट है वो बता रहे थे कि कोई हमारी पॉपुलेशन के लिहाज से वो 90 रुपीज पर पर्सन को 2 पैनाडोल के पत्ते बनते हैं एक साल के। तो अंदाजा करें कि और एजुकेशन के भी ऐसे ही है ना। एजुकेशन की अच्छी फैसिलिटीज मिल रही हैं ना, हेल्थ के हवाले से जो है हम उस तरह से अपनी पब्लिक को जो है ना अवेयरनेस दे पा रहे हैं, ना ही उनको कंपलसेट कर सकते, ना उनको फैसिलिटेट कर पा रहे हैं। इस हवाले से मजीद बात करेंगे, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और आज पूरी दुनिया में जो है वो वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे जो है उसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसका मकसद सिर्फ ये है कि जो लोग डोनेट करते हैं ब्लड को, उसको थैंक यू बोला जा सके, इस अवेयरनेस कैंपेन को आगे बढ़ाया जा सके, लोगों में इस चीज़ को कॉमन किया जा सके कि हम जो है वो दूसरों की तकलीफ से उसको आज़ादी दिलवाने के लिए जो है अपनी तरफ से क्या इनिशिएटिव ले सकते हैं। एज सोसाइटी हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हमारी क्या जो है वो जिम्मेदारियाँ हैं, जिसको पूरा करने के बाद ही हमारी सोसाइटी के ऐसे लोग जो कि किसी न किसी बीमारी में मुब्तला हैं, और स्पेशली अगर थैलेसीमिया पेशेंट की बात की जा सके तो उनके लिए तो हर रोज़ जो है वो ब्लड जो है वो उनकी लाइफ है, और लाइफ उनको देने के लिए जो जिम्मेदारी हमारी है वो हमें किस तरह से पूरी करनी चाहिए। सर, थैलेसीमिया पेशेंट क्या एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं? अगर वो जॉब करना चाहें कर सकते हैं, अगर वो एजुकेशन हासिल करना चाहें क्या वो हासिल कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि थैलेसीमिया के और हीमोफीलिया के जो बच्चे हैं ये जाहिर है हमारी सोसाइटी का हिस्सा है, ठीक है। और अगर इनको प्रॉपर ब्लड प्रोवाइड किया जाए और प्रॉपर इनकी मेडिकेशन हो तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं। ठीक है। वो के थोड़ी बहुत इनमें कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, वो भी जब इनकी एज बढ़ती जाती है। तो हमारे पास भी है ना, कुछ है 1-2 बच्चे जिनको हमने यहाँ पे जॉब पे रखा हुआ है हमारे सुंदस फाउंडेशन में। हाँ, वो भी इसलिए ताकि उनको एक हौसला मिले कि वो भी है ना एक कारआमद शहरी बन सकते हैं। तो और वो मैं ये देखता हूँ कि उनमें बच्चों में जो IQ लेवल है जो एज कम्पेयर टू अदर पर्सन वो ज्यादा है और ये ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। दूसरी बात ये है कि जो आपने बात की, क्योंकि हम प्रोग्राम कर रहे हैं डोनर डे के हवाले से, तो मैं जो दुनिया के जो ब्लड डोनर्स हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि देखें उनकी वजह से हम यहाँ पे बैठे हैं, उनकी वजह से ये बच्चे आज सांस ले रहे हैं, उनकी वजह से इनकी रगों में ब्लड दौड़ रहा है, उनकी वजह से ये सारी जितनी रंगीनी है, ठीक है, क्योंकि 8000 बच्चा तो सिर्फ हमारे पास है ना, और दुनिया में हाँ, और पाकिस्तान में और कितने बच्चे होंगे, तो वो कोई ना कोई तो उनको मैनेज कर रहा है ना, तो वो डोनर्स वाकई सलाम के मुस्तहिक हैं। तो ये, और मैं इसके साथ साथ उन लोगों को, क्योंकि एक ब्लड बैग से 3 बच्चों की जान बचाई जा सकती, सिर्फ एक ही नहीं, उससे हम डिफरेंट पैक सेल बनाए जा सकते हैं, FFP बनाए जा सकते हैं, प्लेटलेट्स बनाए जा सकते हैं, तो हम 3 डिफरेंट पर्सन्स की जान बचा सकते हैं सिर्फ एक से। और अगर ये अवाम को ये एहसास हो जाए कि उसके एक ब्लड बैग देने से जो कि उसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
तो और 3 बच्चों की जान भी बच सकती है। बल्कि सर मैं तो यहाँ पे ये कहूंगी कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए ताकि आप किसी दूसरे की जिंदगी को जो है महफूज बना सके, ताकि आप जब भी ब्लड डोनेट करें आपके ब्लड में किसी भी तरह की कोई डेफिशिएंसी ना हो। तो अपना ख्याल भी रखें ताकि हम दूसरों की लाइफ को भी सेव कर सकें। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट जी, चीज है। बिल्कुल। आजकल हम क्योंकि सबसे ज्यादा अपनी हेल्थ को ही निगलेक्ट करते हैं, हालांकि उस पर एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। उसमें मैं थोड़ा सा ये ऐड करता चलूंगा, आजकल एक ट्रेंड है कि ब्रेकफास्ट हम आमतौर पर स्किप कर देते हैं। हाँ, तो ये मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं ये एक मैसेज दूंगा, स्पेशली हमारे जो नौजवान नस्ल है, कि एक तो सुबह जल्दी उठें, फजर की नमाज पढ़ें, वॉक वगैरह जरूर। वो काम जो कि हम ये समझते हैं कि बहुत आसान है, हाँ। या हम किसी वक्त भी कर सकते हैं, वो कभी भी नहीं करते हम। हाँ, बिल्कुल। वॉक वगैरह करें, एक्सरसाइज करें, हाँ। और हेल्दी डाइट लें, नाश्ता हाँ। जरूर करें। हाँ। आप स्कूल कॉलेज जाने से पहले नाश्ता करें। जब आप नाश्ता करते हैं तो आपकी जो बॉडी है वो ब्लड बनाएगी ना, हेल्दी ब्लड बनाएगी, और जब आपका ब्लड हेल्दी होगा तो आप दूसरों को डोनेट करेंगे ना। जब ब्लड डोनेट करेंगे तो हॉस्पिटल्स में जो मरीज हैं उनको ब्लड लग सकेगा, जो हमारे पास सुंदर फाउंडेशन में जो पेशेंट्स आते हैं उन बच्चों को ब्लड लग सकेगा, तो वो भी आपको दुआएं देंगी। बिल्कुल। तो ये देखो, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि अल्लाह ताला ने अगेन हमें इन बच्चों का रखवाला बनाया है। हाँ। हम केयर टेक करें इनके। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ। और हर तरह की ब्लेसिंग पे और हेल्थ पे तो स्पेशली जो है, जितना आप थैंक यू बोले रब की जात का, उतना ज्यादा जो है वो कम है। तो हर रोज वाकई ये एक्टिविटी होनी चाहिए, और आपकी जिंदगी के साथ दूसरे की जिंदगी जुड़ी हुई है, तो इस चीज को रियलाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुंदर्स फाउंडेशन में सर अगर पेशेंट्स के हवाले से आप मुझे बताएं तो किस एज के जो बच्चे हैं वो ज्यादा हैं, और उसमें बच्चियां कितनी होंगी, कितनी मतलब एक परसेंटेज कितना होगा, आप किस तरह मतलब ज्यादा पेशेंट क्या देख रहे हैं, बहुत यंग देखते हैं या हर एज का पेशेंट है? ये देखें, जैसे कि हमने पहले जिक्र किया, थैलेसीमिया मारूसी बीमारी है जो माँ बाप से बच्चों में मुंतकिल होती है और 1 साल के अंदर डायग्नोस हो जाती है। उस वक्त से लेके सारी जिंदगी जब तक बच्चे जिंदा हैं उनको ब्लड लगना है, और जितनी भी उनकी लाइफ है वो फिर ब्लड, आपको पता है जैसे हम डोनर डे के हवाले से बात कर रहे हैं कि ब्लड लेने के लिए फिर हमें इसी तरह यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में, किसी भी ऐसी मार्केट से तो हम परचेज कर नहीं सकते, ये कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं। फिर इसी तरह हमें रिक्वेस्टें करनी पड़ती हैं, ढूंढने पड़ते हैं डोनर्स। और मैं ये समझता हूँ कोई भी नेकी खैर किसी के साथ भी की जाए वो अल्लाह ताला उसका रिवार्ड बेहतरीन है, लेकिन अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि जिसने किसी की किसी भी एक इंसान की जिंदगी बचाई उसने सारी इंसानियत की जिंदगी। तो ये नेकियों में भी सबसे अफजल नेकी है, सबसे बड़ी नेकी है। और अगर आप हेल्दी हैं तो आपका दिया हुआ बैग, जैसे सलीम साहब ने बताया कि एक नहीं 3-3 जिंदगियां बचाता है। थैलेसीमिया के पेशेंट्स को रेड सेल लग जाते हैं, वाइट सेल FFP जो है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, वो हीमोफीलिया के पेशेंट्स को लगता है, ब्लड कैंसर के पेशेंट्स को प्लेटलेट्स लग जाते हैं। तो एक ब्लड बैग आपका दिया हुआ वो 3 जिंदगियों को सेव करता है। ये कितनी बड़ी नेकी है। और उसके बाद आप देखें कि अल्लाह ताला से अजर, और अल्लाह ताला किसी का भी जरा बराबर भी जो है इंसान, हम किसी को मैं समझता हूँ कि रिवार्ड नहीं दे सकते, लेकिन अल्लाह ताला से बेहतरीन कोई कदरदान नहीं। तो अल्लाह ताला, मैं ये समझता हूँ कि इन डोनर्स को, जो इन बच्चों की या किसी की भी, देखें ब्लड किसी को भी ज़रूरत है। मैं परसों था कैंप पे IT ऑफिस में, तो उन्होंने ना अपने स्लोगन में वो लिखा हुआ था कि हर 2 सेकंड बाद किसी न किसी को ब्लड की ज़रूरत होती है, हर 2 सेकंड के बाद। तो देखें, मैं ये समझता हूँ कि ये जो डोनर है जो ब्लड डोनेट करते हैं, ये बातें करना बड़ा आसान है। हाँ। यहाँ पे बैठ के हम बातें तो कर रहे हैं, ब्लड होना चाहिए, देना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, लेकिन रियली लोग अपने सगों को ब्लड नहीं देते। हमारे पास जो आते हैं ना वो कहते हैं कि ये हमें ब्लड दे दें। मैं कहता हूँ ये आपका बच्चा हेल्दी है, इसके टेस्ट करवाएं। हाँ। ओहो ये बच्चा है, मैं कहा मेरी सुने बात, हाँ। ये बच्चा आपका है, लेकिन जिनके हम ब्लड लेके हैं वो भी किसी के बच्चे ही, उन्होंने भी तो डोनेट किया है, उन्होंने भी तो हिम्मत की है, उन्होंने भी तो हौसला किया। लेकिन और इसके बड़ी बात ये, मैं अवेयरनेस के लिए ये मैसेज जरूर दूंगा
कि ब्लड जो है वो देने से कुछ नहीं होता। हर नॉर्मल बंदा जो है 3 माह के बाद दोबारा ब्लड डोनेट कर सकता है। आपके सेल्स जो हैं वो पूरे हो जाते हैं। आपकी जितनी ब्लड की कमी है वो 3 माह के अंदर पूरी हो जाती है। दोबारा आपका नया सेल रिफ्रेश होते हैं, आपके सारे सेल, नया ब्लड बनता मतलब आप साल में इजीली 4 बार जो है वो ब्लड डोनेट कर सकते हो। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज की इस पूरी कन्वर्सेशन में ये भी कि आप खुद का भी ख्याल रखें। अगर आप ब्लड डोनेट करने चाहते हैं तो आपके अंदर अगर किसी भी तरह की डेफिशिएंसी है तो उसको कोशिश करें कि दूर करें, ताकि आप किसी दूसरे की लाइफ को बचा सकें। और जिस तरह से हम आज बात कर रहे हैं कि आज स्पेशली डोनर्स को थैंक यू बोलने का दिन है, तो उन तमाम डोनर्स को जो दुनिया भर में जहां से भी ताल्लुक रखते हैं, चाहे पाकिस्तान से बाहर से, उन तमाम डोनर्स को, ब्लड डोनर्स को हम थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि उनकी काविश की वजह से, एक डोनर की वजह से अगर 3 जिंदगियां बच रही हैं तो आप देखें कि अल्लाह ताला की कितनी बड़ी ब्लेसिंग आप पर है और अल्लाह ताला ने कितना ज़्यादा आपको किसी दूसरे की ज़िंदगी को बचाने के लिए, आसानियाँ पैदा करने के लिए जो है वो वसीला बनाया है। इस वसीले को, इस पूरी अवेयरनेस को जो है वो घर घर तक पहुँचाना मुझे लगता है कि हुकूमत पाकिस्तान की भी जिम्मेदारी है, ताकि हम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगियाँ भी बचा सकें और आने वाली अपनी नस्लों को जो है वो किसी भी तरह की बीमारी से, स्पेशली थैलेसीमिया से जो है वो पाक कर सकें। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम का हिस्सा बने और इतनी इन्फॉर्मेशन जो है हमारी पब्लिक तक पहुंचाई। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आप सबके लिए बहुत ज़्यादा आसानियां पैदा करे। अपनी हेल्दी लाइफ पर एक बार फिर से रब की ज़ात का शुक्र अदा कीजिए। बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह कल बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।